चलिए फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा डे 4 का डिस्कशन होने वाला है। टॉपिक हमारे देखिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था के बारे में, और इसके अंतर्गत आज का जो डिस्कशन रहेगा वो कार्यपालिका पर रहेगा। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि जो जो पार्ट्स आपके कवर किए गए हैं भारतीय संविधान में, हम यहाँ उसको डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले भाग 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन भाग 4 में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य रह गया था, तो उसको इन ब्रीफ समझ लेते हैं। चूंकि बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से बनते नहीं है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जो जरूरी चीज है मौलिक कर्तव्य से संबंधित वो हमें आनी चाहिए। तो यहां उसकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले 5 मिनट के अंदर। देखो, मौलिक कर्तव्य को लेकर के आपको यह पता होना चाहिए, जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू होता है, तब हमारे संविधान में मौलिक रूप से यह मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। यानी कि नागरिकों को अभी तक इतना मेच्योर नहीं समझा गया था कि उनके कर्तव्यों के बारे में यहां बताया जाए और उसे संविधान में शामिल किया जाए। तो बात आती है फिर यह संविधान में कब शामिल किए जाते हैं, तो यहां वर्ष 1976 के समय आपका स्वर्ण सिंह समिति बनती है। स्वर्ण सिंह समिति का जब गठन स्वर्ण सिंह समिति का जब गठन किया जाता है, तो स्वर्ण सिंह समिति यहां रिकमेंड करती है कि 8 आप मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान में शामिल कर दीजिएगा। तो यहीं से 42वां संविधान संशोधन आपको दिखाई देगा। इस 42वें संविधान संशोधन के बाद आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। याद रखना, स्वर्ण सिंह जो कमिटी है इसने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो वहां से आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है यहां से। और दूसरी बात है कि फिर यहीं से आपका भाग 4 का दिखाई देगा, और इसके अंतर्गत आपका आर्टिकल 51 का, ठीक है, आर्टिकल 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में ऐड किए जाते हैं। तो मूल रूप से आपके संविधान में नहीं थे, कब जोड़े जाते हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यह प्रश्न बनता है आपसे। और फिर बात आती है वर्तमान समय में, अगर आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो बताना है कि भाई 10 तो जोड़े गए थे 1976 में, लेकिन वर्तमान समय में आपके 11 मौलिक कर्तव्य मौजूद हैं। तो ये 11वां कब जुड़ता है? 11वां आपका जुड़ता है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब जुड़ता है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। यह आकर के एक आपका मौलिक कर्तव्य यहां पर और जोड़ दिया जाता है, जो आपका 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लेकर के होता है। तो ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वही है, याद करो, जब हम आर्टिकल 21 का ए पढ़ रहे थे, जहां पर आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के रूप में भी यह जुड़ा हुआ है। तो अब बात करेंगे भाई, तो इसके पहले यह संविधान में कहां पर था? आर्टिकल 45 के अंतर्गत यह नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था, और इस नीति निदेशक तत्वों से उठाकर इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि उनके माता पिता के बच्चों का कर्तव्य होगा कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए। तो ये 11वां आपका मौलिक कर्तव्य जुड़ गया है। तो सारे मौलिक कर्तव्यों को लेकर के जिन जिन आयामों पर प्रश्न बनता है वो सारे कवर। एक प्रश्न और जो हमने स्रोत में कवर कर लिया था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संविधान से उठाए गए हैं, है ना? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, उस समय सोवियत संघ रूस से आपके ये मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था, ठीक है। वहां पर आते थे 1976 में आपका रूस का विघटन नहीं हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा सोवियत संघ रूस, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य को लेकर के सारे जो भी क्वेश्चंस थे यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब जाकर आप क्वेश्चन लगाकर देखना। इतने ही डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा किस पर है? संघीय कार्यपालिका पर है। अब बोले संघीय कार्यपालिका, जो आपका ये एग्जीक्यूटिव है, इसको समझने से पहले कार्यपालिका क्या होती है यह समझ में आना चाहिए, जो पहली बार नाम सुन रहे हैं। देखो, 3 तरीके के तंत्र होते हैं आपके यहाँ पर। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। और ये तीनों क्या है, इससे पहले जानो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? देखो, सेपरेशन ऑफ पावर अगर पश्चिमी राजनीति में समझोगे तो पश्चिमी राजनीति में यह विचार सर्वप्रथम दिया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। अब मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह बताया जाता है किसी भी राष्ट्र में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत उस संविधान में यदि संघीय व्यवस्था लागू है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है फेडरल यदि सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर किसी भी संविधान में है, तो उसकी मूलभूत जो उसकी विशेषता होती है वह होती है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब होता है कि यदि कानून बनाने का अधिकार किसी को दिया गया है और किसी को कानून लागू करने का अधिकार है, दूसरा किसी को न्याय निर्णय का अधिकार है, यानी कानून सही से लागू हो रहे हैं या कानून असंवैधानिक ढंग से तो नहीं बनाए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों अधिकार सेपरेट होने चाहिए और एक दूसरे के अधिकारों में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर, और इसी सेपरेशन ऑफ पावर के माध्यम से उस राष्ट्र में फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था लागू होती है। ये आपको पश्चिमी देशों में तो दिखाई देगा, लेकिन भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है? देखो, आपको अमेरिका में यह फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसका एक रीजन भी है भाई। उसका एक रीजन रहता है कि अमेरिका का जो संविधान है वो राज्यों के समझौते का परिणाम था, लेकिन भारत में जो है फेडरल स्ट्रक्चर को, यहां पर यूनियन को, जो सेंटर को है, स्ट्रांग रखा गया है। दूसरी बात है, इसीलिए भारत के संघीय ढांचे पर अक्सर क्या बोला जाता है, आलोचना की जाती है कि यह अर्धसंघीय है ना। इसका ढांचा कैसा है? अर्धसंघीय है, क्वाजी फेडरल है। तो अब समझते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है, एक तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली हुई है, संसदीय शासन प्रणाली को अपने संविधान में अपनाया है, और इसी कारण से हमारा संघीय ढांचा भी तुलनात्मक रूप से जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं दिखाई देता है। जब हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्यपालिका के पास बहुत सारी शक्तियां ऐसी होंगी जो विधायिका वाली होंगी, और विधायिका के पास बहुत सारी शक्तियां होंगी जो कार्यपालिका वाली होंगी, वहीं कार्यपालिका के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां होंगी जो जुडिशरी वाली होंगी। तो ये जो आपको हार्मनी दिखाई देती है, देखो ये टकराव की स्थिति नहीं है, कभी कभी टकराव भी बन जाता है, लेकिन ये हार्मनी की स्थिति कहां बनी हुई है? भारत के संविधान में बनी हुई है। तो भारत के संविधान में ये मिक्सअप दिखाई देगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आज हम इसको देखो डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, लेकिन पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। इसका एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति ही ले लो। अब राष्ट्रपति क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग माना जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को समझते हैं, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे मंत्रिपरिषद बोलते हो, और फिर आप अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। तो ये सारे के सारे आपके एग्जीक्यूटिव के, भारत की जो संघीय कार्यपालिका है इसके ये भाग होते हैं। जैसे यहां संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे ना, इसी तरीके से राज्य के स्तर पर आपको वहां भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका दिखाई देगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ संघ का अध्ययन कर रहे हैं, संघ के स्तर पर, सेंटर के स्तर पर, भाग 5 के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करेंगे संविधान में, वैसे ही भाग 6 के अंतर्गत आपको राज्य के स्तर पर यही संरचना दिखाई देती है, जो संरचना आपकी केंद्र के स्तर पर बनाई गई है। अब बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति को हम देख रहे थे, ये एग्जीक्यूटिव का भाग होता है, लेकिन इसके पास जुडिशरी पावर भी होती है। जैसे क्षमा करने की शक्ति होती है कि नहीं होती है, पार्डनिंग पावर, और वहीं इसके पास आपको विधायी शक्ति भी दिखाई देगी, ऑर्डिनेंस की जो शक्ति होती है, अध्यादेश निर्माण की शक्ति। तो देखो, हमने एक ही एग्जाम्पल से यहां समझा कि हार्मनी पाई जाती है सेपरेशन ऑफ पावर में, और यही हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, वो भी संघ की कार्यपालिका का। तो हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? संघीय कार्यपालिका को पढ़ने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अटॉर्नी जनरल, इनका अध्ययन आज के वीडियो डिस्कशन में करने जा रहे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली, अब हम आते हैं कार्यपालिका पर। सबसे पहले देखो, कार्यपालिका के अंतर्गत आपको यह पता होगा, भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत संघ सरकार का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या कहां पर है? भाग 5 के अंतर्गत की गई है। शुरुआत में हमने एट ए ग्लांस जब कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा समझा था तो सारे पार्ट्स याद किए थे। भाग 5 से हमने याद किया था, याद करो, सेंटर, फिर स्टेट रहेगा, फिर आपका यूटी रहेगा, फिर आपका लोकल गवर्नेंस रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, फिर 7 खत्म हो चुका है, ठीक है, 8 आपका यूटी से संबंधित रहेगा, और 9 आपका लोकल गवर्नेंस से रहेगा। नहीं याद है तो जाकर पहले पीछे वीडियो देखना, एकदम आपको कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। तो भाग 5 के अंतर्गत जो संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, अब उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। यहां अध्याय 1 के अंतर्गत 52, आर्टिकल 52 से शुरू होता है और आर्टिकल 78 तक आपका यह कार्यपालिका के प्रावधान सारे दिखाई देंगे, ठीक है। जो भी आर्टिकल होंगे वो सारे के सारे आपके एग्जीक्यूटिव से संबंधित होंगे। फिर हम संसद के बारे में 79 से 122 के अंतर्गत संसद जो बात करता है लेजिस्लेचर की, विधायिका के बारे में हम कहां अध्ययन करेंगे? आर्टिकल 79 से 122 में, ये अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। फिर 123 है आपका राष्ट्रपति का ही विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है। 123 जो ऑर्डिनेंस की बात करता है, आर्टिकल 4 में, सॉरी, अध्याय 4 के अंतर्गत 124 टू 147 यहां जुडिशरी पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए समझाया, पहले हम एग्जीक्यूटिव देखेंगे, फिर हम लेजिस्लेचर पावर देखेंगे, फिर हम देखेंगे जुडिशरी की क्या व्यवस्था है संघ के स्तर पर। इसके बाद आपका आर्टिकल 148 से 151 तक कैग की व्यवस्था की गई है। तो शुरू करते हैं। ये इन ब्रीफ हमने समझ लिया भाग 5 के अंतर्गत कैसे अध्यायों में बांट करके हमारे संविधान में एक एक करके सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत कैसे आर्टिकल्स डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे। अब राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करने से पहले यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52 से शुरू होता है आपका राष्ट्रपति की चर्चा जो भी की गई है, जो कुछ भी मिलेगा आर्टिकल 52 से मिलेगा।
अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है, एक प्रश्न बड़ा ही बेहुदा टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है कि एक तरफ आर्टिकल्स देगा, एक तरफ देखे, एक तरफ उससे संबंधित जो प्रावधान दिए होंगे। अब इसके लिए होता क्या है, आर्टिकल पढ़ोगे, अभी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे एक एक, उसकी बारीकियों को समझेंगे, तो वो जानने में मजा आएगा, ठीक है। वहां से प्रश्न बनते हैं तो हमसे गलत नहीं होंगे, लेकिन यहां से जब प्रश्न आ जाता है कि 52, 53, 54 में क्या क्या दिया है भाई मैच करो, तो वहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल रटने वाली चीजें होती हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिक्स का। अब ट्रिक क्या है, अब देखो, राष्ट्रपति से संबंधित याद करने की ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम, कई बार इसको बोलना, याद हो जाएगी। और 52 से लेकर के 61 तक जितने आर्टिकल है सब इस ट्रिक के अंतर्गत याद हो जाएंगे, और मैच करने को आएगा तो आप मिलान करने में कभी गलत नहीं करोगे। पकानी कोका, देखो पा से क्या है, एक एक शब्द का यहां अर्थ समझ लो। पा से है आपका जो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, पद, पद की बात की गई है। पा से क्या है, पद, जो प्रेसिडेंट का पद है, आर्टिकल 52 के अंतर्गत बताया गया है। फिर का से क्या है भाई, का से यहां पर आपका है कार्यपालिकी शक्ति। तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत क्या बोला गया है, राष्ट्रपति में कार्यपालिकी की समस्त शक्तियां निहित होंगी। ठीक, यहां समझते चलना एक एक बात को, और इसको आप लिख लेना अपने जहां पर भी नोट्स बनाना। देखो, पा से हो गया पद, हो गया राष्ट्रपति का से हो गया कार्यपालिका शक्ति, नी से आपका हो जाता है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचक मंडल संबंधी व्याख्या है वो पूरी आर्टिकल 54 में की गई है। 55 में है को, तो पकानी कोका। अब को क्या है भाई, आर्टिकल 55 कोटा से संबंधित है। जहां 54, 55, 56 लिखा होगा ना, सामने लिखा होगा कोटा या आपका कार्यकाल या निर्वाचक मंडल, फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब ये ट्रिक अपने पास रहेगी, पकानी कोका और आर्टिकल 52 से शुरू करना है, फिर कंफ्यूजन रहेगा नहीं बिल्कुल। तो कोटा की बात की गई है आर्टिकल 55 में, और फिर कार्यकाल की बात की जाती है आर्टिकल 56 में। डिटेल से भी इसकी बारीकियों को हम एक एक करके आर्टिकल को समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, बराबर मजा आएगा और पूरा एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आज जो भी एग्जीक्यूटिव से संबंधित है, जो भी प्रश्न जहां से बनाए जाते हैं, सब कुछ समझ लेंगे किन किन तरीकों से प्रश्न बनते हैं। मैच वाले तरीकों से बनेगा तो ये ट्रिक अपने काम आएगी। और फिर आता है आर्टिकल 57, जहां पर बोला जाता है कि दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता, यानी कि अगर दोबारा निर्वाचित किया जाए राष्ट्रपति को तो हो सकता है वो, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है कि एक बार ही हो सकता है या दो बार हो सकता है। फिर आर्टिकल 58 में आता है योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर 59 में आता है दशाएं, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किन किन कंडीशंस में वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस तरीके का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 59 के अंतर्गत। और आर्टिकल 60 बताता है शपथ, दो दशम, शा का मतलब क्या है आपका, शपथ है। आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ की बात करता है। और आर्टिकल 61 क्या कहता है, महाभियोग की बात करता है। शपथ से आपको यहां याद आना चाहिए कि राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 है जो शपथ का प्रावधान करता है। जब हमने कहां पर, जब अनुसूचियां पढ़ी थी हमने, शेड्यूल 3 के अंतर्गत 3 व्यक्ति थे जिनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। कौन कौन थे, एक तो आपका प्रेसिडेंट था वहां पर, और आपका वाइस प्रेसिडेंट था, और तीसरा आपका था गवर्नर, ठीक है। तो तीनों का जो शपथ है, इसका प्रावधान इसके लिए अलग से आर्टिकल है। अब हम राष्ट्रपति पर आ चुके हैं, तो आर्टिकल 60 आपको दिखाई दिया, जहां पर शपथ का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति की। अब क्या किया गया है, किसके समझ चलेगा, ये सब बातें अभी एक एक करके इसकी बारीकी को अब समझते हैं। तो अब आते हैं राष्ट्रपति पर। सबसे पहला क्या था, 52 में सीधा बोला गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा जो राज्य का प्रमुख होगा, मतलब हेड ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा। ध्यान से सुनना, यहां हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र का प्रमुख। तो राष्ट्र का प्रमुख आपका राष्ट्रपति रहेगा। हेड ऑफ गवर्नर अगर बोला जाए तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, कौन है हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यों में। तो यहां हेड ऑफ स्टेट होगा और भारत का पहला नागरिक है। साथ ही साथ यह राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो रिपब्लिक है, गणतंत्र है ना। और इसका मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो निर्वाचित होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन वगैरह में जो हेड ऑफ स्टेट है वो वंशानुगत रूप से आगे चलता चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 52 क्लियर हुआ, जो पकानी, इसी तरीके से समझते चलना है सारे आर्टिकल्स को। अब आते हैं दूसरा, का मतलब क्या था, कार्यपालिकी जो शक्तियां हैं सारी की सारी, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसमें निहित होंगी। बोले सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। यहां से ही डिबेट खड़ी होती है। डिबेट ये खड़ी होती है कि राष्ट्रपति में निहित होंगी तो राष्ट्रपति तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि कार्यपालिका में प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, इन सबसे ऊपर होगा कौन, राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के बीच अक्सर आपने देखा होगा ये डिबेट होती रहती थी।
ये वाद विवाद चलता रहता था और ये आगे भी चलता रहा कि कहां पर राष्ट्रपति मजबूत है, कहां पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मजबूत है, कहां उसके पास विवेकाधीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, कहां पर नहीं है, ठीक है, कहां पर वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। ये डिबेट अक्सर होती रही। उसका रीजन क्या था? आर्टिकल 53 रहा, क्योंकि आर्टिकल 53 में ये लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन यहां पर बात आगे क्लियर की गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो क्लियर किया गया, उससे पहले आर्टिकल 53 के साथ में आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 को रखकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 74 देखो, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है इसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अब ये मंत्री परिषद कहां से आएगी इसको समझ लो। अब मंत्री परिषद समझोगे उसके लिए आपको आर्टिकल 75 समझना पड़ेगा। देखो आर्टिकल 75 में बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? बोले राष्ट्रपति के द्वारा। ये आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा गया है। अब देखो, अब आप जब नोट्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे, यहां सुन लो ध्यान से। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इसको अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन बाकी के जो मंत्री रहेंगे वो मंत्री प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। अपॉइंट प्रेसिडेंट ही कर रहा है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो यहीं से एक प्रश्न बनाया जाता है कि जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ध्यान से सुनना एक एक प्रश्न और एक एक बारीकी को यहां सुनते हुए चलना, क्योंकि हर जगह से प्रश्न बनता है। देखो पूछा जाता है कि मंत्री जो होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो मंत्रियों का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? बताओगे, प्रेसिडेंट कर रहा है। तो इसीलिए मंत्री अगर इंडिविजुअल स्तर पर पूछा जाए, व्यक्तिगत स्तर पर, तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से जो मंत्री होते हैं वो सारे के सारे मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, यहां देखो आर्टिकल 75 में यही बात बोली गई है कि व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, लेकिन सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। अब मंत्रिपरिषद का हमें समझ में आया कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो यही मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति को सारे डिसीजन लेने होते हैं। यहीं से बात निकल कर आती है, चर्चा होती है कि राष्ट्रपति यहां पर सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच हमेशा डिबेट होती रहती थी कि यह सलाह कहां पर मानने के लिए बाध्य होगा कि नहीं होगा। अब आगे निकलेगी बात कि अब बताओ ये सलाह मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है। तो यहां 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और जिसके माध्यम से यह बोला जाता है कि जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी वो सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि पूरी तरीके से बाध्यता रहेगी और उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। किसे? राष्ट्रपति को। यही से बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का मुखिया होता है कार्यपालिका का। भले ही कार्यपालिका सारी शक्तियां जो हैं आर्टिकल 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन यह सलाह जब बाध्यकारी लगा दी जाती है तो यहां से क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। समझ में आया? जो अक्सर बोलते हुए ये दिखाई देते हैं उसका रीजन क्या है, आज रीजन आपको पता चला होगा। फिर जब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बाध्यकारी तो बना दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा लिबर्टी दी जाती है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यहां से किया यह जाता है कि एक बार उसको पुनर्विचार का मौका दिया जाएगा, यानी कि जब कोई भी सलाह दी जाएगी या मान लीजिए कोई भी बिल जा रहा है या कोई भी सलाह दी जा रही है, तो उस पर पुनर्विचार के लिए एक बार प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि आप पुनर्विचार के लिए कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि आप भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब, आप लोग एक बार इस बात पर जो सलाह आप दे रहे हो हमें इस पर पुनर्विचार कर लीजिएगा। लेकिन अगर पुनर्विचार करके दोबारा से वही सलाह दे दी गई तो फिर मानने के लिए बाध्य है प्रेसिडेंट, फिर इधर उधर की बातें नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से बस इतनी लिबर्टी दे दी गई थी। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 53 से आर्टिकल 54 पर। आर्टिकल 54 में अपनी ट्रिक्स के हिसाब से क्या है? पकानी। नी मतलब क्या है? निर्वाचन। अब निर्वाचन के साथ साथ हम कोटा भी देखेंगे। पकानी कोका है ना, को मतलब है कोटा, तो निर्वाचन भी देखेंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम इसके चुनाव का जो तरीका, कोटा निर्धारित होता है, उसको भी समझ लेंगे एक साथ। तो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 को हम एक साथ समझेंगे। आर्टिकल 54 यह कहता है कि जो निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल में इसके कौन कौन शामिल होंगे। पहली तो यह बात है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बोले जब अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो इसमें सीधे जनता भागीदारी नहीं करेगी। जनता जब भागीदारी नहीं करेगी तो पूछोगे कौन करेगा, तो इसमें जो भागीदारी करने वाले लोग होते हैं, एक तो संसद के सदस्य होते हैं। यहां हमने बोला संसद के सदस्य, तो आपको तुरंत पकड़ना है बात को और कहना नहीं, संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। बोले निर्वाचित क्यों होते हैं?
क्यों का अगर आपने सवाल कर लिया तो फिर आप क्या है, आप गलती नहीं करोगे, रटोगे नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा मनोनीत सदस्य क्यों नहीं होते हैं यहाँ पर, तो मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं होते हैं भैया, मनोनीत जो है किसके द्वारा किए जाते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो करता तो राष्ट्रपति ही है ना, तो राष्ट्रपति ही जब मनोनीत कर रहा है तो एक तरीके से ये नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में भी निर्वाचित, अब बोलो यार यहाँ पे मनोनीत क्यों नहीं है, यहाँ तो राष्ट्रपति नहीं करता है, तो समझो यहाँ पर जो यहाँ मनोनीत किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल को कौन अपॉइंट कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, तो इसलिए यहां भी मनोनीत नहीं लिए गए हैं, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही उठाए गए हैं। अब इलेक्टेड मेंबर्स में आपको दिल्ली और पुदुचेरी, अभी जम्मू कश्मीर के भी यहां निर्वाचित सदस्य ले लिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो जिस मंडल में वो सारे सदस्य भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जब राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा तो उसमें भागीदारी रहेगी। अब अगर कोई पूछेगा आपसे किसकी भागीदारी रहेगी, तो मनोनीत, आप ये भी याद हो गया अब आपको होगा कि मनोनीत सदस्य क्यों नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे निर्वाचित सदस्य ही रहेंगे। और यहां महाभियोग से कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो जब महाभियोग चलाया जाता है तो वहां निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य रहते हैं, केवल संसद के रहते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुरंत के तुरंत समझ लिया करो, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे। खैर चलो, यहां अभी हम केवल उसके चुनाव को देख रहे हैं, कैसे चुना जा रहा है। यहां हम कहां पर हैं, अभी राष्ट्रपति को चुन रहे हैं भैया, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर रहे हैं। कौन कौन इसमें भाग ले रहा है, आ जाओ चुनते हैं। और चुनने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। पूछा जाता है कि कैसे इसका चुनाव होता है, तो इसका चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, है ना, अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है इसके माध्यम से। और यहां जो व्यवस्था रहती है इसे बोलते हैं एकल संक्रमणी, जो आपका एकल हस्तांतरणी भी बोलते हैं, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल। क्या होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल होती है वोटिंग सिस्टम। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, साथ ही गुप्त मतदान होता है, ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल जो आपका वोटिंग सिस्टम है, और साथ ही गुप्त मतदान होता है, यानी कि जो भी यहाँ वोटिंग करते हैं लोग आकर के संसद के या राज्य विधानमंडल के, इनके मतदान को गुप्त रखा जाता है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो यहां बात आएगी सिंगल जो ट्रांसफरेबल है, सिंगल ट्रांसफरेबल में ये पता होना चाहिए कि किस तरीके की प्रणाली जो यूज की जाती है। तो चुनाव की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरीके की होती है प्रमुख रूप से, एक होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरी होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना, एकल जो हस्तांतरी जो वोट सिस्टम है ये। तो हम समझते हैं यहां पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होती है। जो एमएलए का चुनाव आप देखते हो भारत में, एमपी का चुनाव देखते हो, ये सब कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही जीत जाता है। सीधा एकदम सीधा सीधा मतलब इसका ये होता है। और फिर सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, यहाँ जनसंख्या के अनुसार यहाँ एक कोटा डिसाइड किया जाता है ना, कोटा की व्यवस्था इसीलिए की गई है इस आर्टिकल में। तो एक कोटा डिसाइड होगा, उस कोटा को यदि यह प्रतिनिधि जो खड़े हुए हैं वो अगर कोटा को प्राप्त कर लेता है तो वही कैंडिडेट जीत जाता है। अब ये कोटा जो डिसाइड किया जाता है, एग्जांपल लेते हैं, 4 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं, समझ लेना ABCD, यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब आपको क्या है, यहाँ पर वोट देने के लिए, यहाँ पर संसद और राज्य विधानमंडल को वोट देने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब वोट देने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इनके पास प्राथमिकता के क्रम में वोट देने का राइट होगा। कैसे, अगर वो पहले नंबर पे A को देते हैं तो उन्हें 2 और 3 और 4 नंबर भी देना पड़ेगा। ये देखो पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, जब 4 कैंडिडेट होते हैं, यहां देखा जाता है चौथे नंबर पे मान लीजिए D आ रहा है, आया, समझना, चौथे नंबर पे D आया, जो भी टोटल वोट पड़े। अब यहां लेकिन कोई जीत नहीं रहा है, अभी कोटे की किसी को प्राप्ति नहीं हुई है, जितना कोटा निर्धारित किया था किसी को नहीं मिले उतने वोट। तो डी का देखा जाएगा, डी को देखो, एक तो मान लीजिए 20% लोगों ने पहले नंबर पे चुना था, उसको हटा दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा किसने किसने दूसरे नंबर पे किसको चुना है। अगर यहाँ ए को 10 लोगों ने भी दूसरे नंबर पे चुना है तो 10 वोट किसको ऐड हो जाएंगे, 10 वोट ट्रांसफर हो जाएंगे ए को। तो यही ट्रांसफर सिस्टम काम करता है, इसीलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है। फिर देखा जाएगा अगर कोटे को कोई एक सदस्य प्राप्त कर लेगा तो वही राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाएगा। आसान भाषा में यहां समझाने की कोशिश की है कि जो एकल हस्तांतरणी जो प्रणाली होती है वो कैसे काम करती है। तो ऐसे कैंडिडेट खड़े होते हैं और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इनको चुनाव जो है, इनका चुनाव होता है। फिर बात करते हैं कि वोटों का मत जो होता है। देखो वोटों का जो मत होता है, यहाँ विधायक के एक वोट का मत समझ लो। एक विधायक का जो वोट होता है उस राज्य की जो जनसंख्या होगी, साथ ही साथ वहां जितने निर्वाचित सदस्य होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ मान लीजिए जनसंख्या है और 400 यहाँ पर मान लीजिए जो निर्वाचित कुल सदस्य हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके हिसाब से इंटू 1/1000 यह उस विधायक की एक एमएलए का वोट आ जाएगा, ठीक। अब एक एमएलए का वोट यह रहता है और फिर एक सांसद का वोट जो निकाला जाता है, कुल मूल्य जितना विधानसभा के विधायकों के वोट आए हैं, मूल्य आया है, उनको जोड़ दिया जाएगा और निर्वाचित जो कुल सदस्य संख्या है उससे भाग कर दिया जाएगा, तो एक एमपी का वोट निकल कर आएगा। यहां प्रश्न पूछे जाने वाली गुंजाइश यह रहती है कि भैया जो विधायक का
जो वैल्यू रहती है वोट की वो वेरी करेगी अलग अलग। कैसे वेरी करेगी, सुनते चलो सारी चीजें। जो नोट्स देखो आपके पास लिखे होंगे, लिखने के बजाय आपको अगर चीजें समझ में आती हैं, है ना, दिमाग में यहां जानी चाहिए। अगर यहां सारी चीजें जा रही हैं तब तो फिर मतलब है क्लास करने का और क्वेश्चंस लगाने का। अगर चीजें यहां घुस नहीं रही हैं तो फिर फायदा नहीं है ना कोई भी क्लास करने का। तो बोले यार देखो, जो वोट है, वोट का वैल्यू होता है, एक एमएलए के वोट का जो वैल्यू होता है वो वेरी कर सकता है। क्योंकि क्यों कर सकता है प्रश्न करोगे, उसका रीजन ये है कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होगी। अब जब जनसंख्या अलग अलग होगी तो इस कारण से वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका वेरी कर जाएगा। तो यहां एक प्रश्न आपसे बनेगा, क्या बनेगा, जो कुल जनसंख्या है ये जनसंख्या कौन सी काउंट की जाती है। तो 1971 की जो जनगणना है उसको आधार बनाया जाता है। पूछोगे क्यों, उसका कारण यह है कि 1971, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि जो आधार है 1971 की जनगणना को बनाया जाता है। उसका रीजन है 71 की जनगणना के बाद जो नॉर्थ वाले आपके राज्य हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। साउथ वाले बढ़िया काम करते हैं अपनी जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर के। अब बोले अगर 71 के बाद की हम जनसंख्या उठा लेंगे तो एक बात बताओ, एमएलए के जो वोट है उसका वैल्यू जो निकाला जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब जब उसका वैल्यू कम होगा तो यहां दिक्कत आएगी, साउथ वाले जो भी होंगे वो विरोध करेंगे इस चीज का। इसीलिए 71 का हमने जनगणना का आधार ले लिया और वहां से जनसंख्या ली जाती है राज्यों की जो कुल रहती है, फिर हम विधायक की, एमएलए के वोट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो ये देखो जो जो प्रश्न यहां से बन सकते हैं वो प्रश्न आने चाहिए। फार्मूला अगर या आप एक बार देख लोगे और देखने के बाद उसको समझ लोगे, उसको अगर फार्मूले को समझ लिया किस बेस पर यह निर्धारित किया गया है तो फिर आपको यहाँ इशू नहीं आएगा। और एमपी का वोट देखो सभी का एक बराबर ही रहेगा, क्योंकि हम कुल वोट वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको हम कुल जो आपका जो सीटें हैं, कुल जो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है उसको ले रहे हैं। तो हम सभी एमपी के पाएंगे कि एक ही वैल्यू, ये वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब बात आती है जब वोट हो चुका है, मान लीजिए वोट कर दिया गया, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ और इस तरीके से सभी एमपी और एमएलए ने आगे बढ़कर के वोटिंग की। वोटिंग के बाद एक राष्ट्रपति बन गया हमारा, लेकिन यहां विवाद हो गया राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जैसे ही विवाद होता है तो ये मामला कहां जाता है, कहां पर जाएगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको वहां कंफ्यूज करेगा इलेक्शन कमीशन देकर के। देखो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वोट जो है, जो आपका ये निर्वाचन है, पूरा का पूरा इलेक्शन कराया तो जाता है, लेकिन अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो मामला जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। यह मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो फाइनल डिसीजन रहता है कि ये वैलिड रहेगा राष्ट्रपति का चुनाव या नहीं रहेगा। और इस चीज की व्याख्या आपकी आर्टिकल 71 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो यहां हम जब वोटिंग से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे, निर्वाचन से संबंधित, तो हमको यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम कहां तक पहुंच चुके हैं, कोटा तक पहुंच चुके हैं। फिर का किसके लिए था, का आपका था कार्यकाल के लिए। तो कार्यकाल आपका आर्टिकल 56 के अंतर्गत है और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यहां प्रश्न क्या बनता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्षों के लिए रहेगा। वहीं दूसरा बात आपसे पूछा जाएगा कि यह राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देगा तो त्याग पत्र अगर बीच में देता है तो किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति साहब को यह त्याग पत्र देता है अपना। याद रखना, प्रेसिडेंट किसको देता है त्याग पत्र, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट शपथ किसके समक्ष लेता है, तो सीजीआई साहब के समक्ष लेता है। ये शपथ की, ओथ की बात आ रही है, याद दोनों देखो कंफ्यूजन होता है, दोनों चीजें एक पास लिखना कि जब त्याग पत्र देगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा और ओथ जो है किसके समक्ष लेता है, सीजीआई के समक्ष लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो अभी हम आर्टिकल 56 पर हैं। आर्टिकल 56 में पकानी कोका तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखो वो ट्रिक भी साथ साथ याद हो जाएगी, पकानी कोका द्वियोदशम कई बार पढ़नी है। तो का तक पहुंच चुके हैं, का मतलब है कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। फिर आते हैं दुयोदशम, दू का मतलब क्या है, दोबारा। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति एक बार अगर मान लीजिए निर्वाचित हो जाता है क्या दोबारा योग्यता रखता है, बोले बिल्कुल रखता है। राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक ही बार बन सकता है। इसको कंपेयर करते हुए चला करो यूएसए के राष्ट्रपति से। यूएसए के राष्ट्रपति के बारे में यह बोला गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी बार, 2 ही बार बन सकता है। लेकिन भारत के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखो, अभी तक एक राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार आपके राष्ट्रपति बने हैं। यहां राजेंद्र प्रसाद देखो 2 बार, 1952 से जब काउंट करोगे तो 2 बार हैं। जब अंतरिम सरकार बनती है 1950, वहां पर भी राजेंद्र प्रसाद साहब को राष्ट्रपति ही बनाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो ओवरऑल टोटल 3 बार हैं, लेकिन 1952 से जब आप काउंट करोगे
संसद का निर्माण होता है जब स्वतंत्र भारत में पहली बार, तो वहां से आपको पता चलेगा 2 बार राजेंद्र प्रसाद साहब राष्ट्रपति बने हुए थे। तो यहाँ सीधा सीधा हमारे पास एक उदाहरण भी है। तो अब ये अगर कोई बोले कि केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है तो उसकी बात को आप खारिज कर सकते हो ये उदाहरण देकर के। दूसरे राष्ट्रपति यहाँ नीलम संजीव रेड्डी साहब दिए हुए हैं, तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे अभी क्या है, शुरुआती जो 3-4 राष्ट्रपति हुए, लास्ट में हम इसको एक बार इसको भी डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब पकानी कोका दू तक हम पहुंच चुके हैं। दू यो आर्टिकल 58 पर आते हैं। यो मतलब क्या है, योग्यता। तो आर्टिकल 58 में देखो योग्यताएं दी हुई हैं। योग्यता क्या है, एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां भी नागरिक वाली तुलना आप तुरंत किसी दूसरे देश के संविधान के राष्ट्रपति से किया करो तो सबसे बढ़िया है यूएसए के राष्ट्रपति से। यूएसए में जो राष्ट्रपति है इसके लिए जो योग्यता की गई है उसकी योग्यता में सीधी सीधी बात बोली गई है कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। क्या बोला गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो जन्म से नागरिक होगा। वहीं भारत के बारे में बोला गया है कि नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए भारत की। जन्म से जरूरी नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। ठीक, दूसरी बात है कि 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक, मिनिमम आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। समझो यहां पर प्रश्न जो बनाया जाता है यहां सीधा दे देगा कि लोकसभा का सदस्य हो, तो ध्यान रखना लोकसभा निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो। इसको बहुत बारीकी से पढ़ा करो, एक एक लाइन जो होती है पॉलिटी की बहुत ही बारीकियों से पढ़ो, नहीं तो अगर थोड़ा सा इधर उधर निकल गए, जल्दबाजी में पढ़ दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चौथी बात है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। हालांकि जो कंडीशंस हैं उसमें भी ये बोला गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद डिसाइड किए गए हैं, समय समय पर डिसाइड किए जाते हैं। हालांकि इसको एग्जांपल समझ लो, जो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है, मंत्री का पद होता है, ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं, ये लाभ के पद नहीं है। और मोटा मोटा मतलब लाभ का पद ये होता है कि जैसे जो वेतन भत्ते जो सरकार से पाते हैं, है ना, जो वेतन भत्ते वगैरह सरकार से पाते हैं, जो पैसा पाते हैं गवर्नमेंट से, वो सारे के सारे लाभ के पद होते हैं। तो ये जो लाभ के पद में शामिल नहीं किए गए हैं, इनको लेकर के देखो जो कंट्रोवर्सी भी हुई थी जब एपीजे साहब अब्दुल कलाम जो थे ये राष्ट्रपति थे। तो ये जब बिल जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, इसको एक बार ये वापस भेजते हैं पुनर्विचार के लिए, जब वहां पर वीटो पावर यूज किया जाता है, सस्पेंसिव वीटो पावर। जब हम वीटो पावर अभी पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे कि कहां पर ये वीटो पावर यूज की गई थी। तो ये इसी से संबंधित थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से ही संबंधित एक डिबेट हुई थी कि ये सारे पद जो हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आप बाहर क्यों रख रहे हो। ये डिबेट थी, ये उनका मत था। लेकिन हालांकि जब दोबारा पहुंचाया जाता है तो फिर ये पास कर दिया जाता है। तो इसीलिए आज के समय राष्ट्रपति, जो राज्यपाल है, मंत्री के पद हैं, ये सारे के सारे लाभ के पद में नहीं आते हैं, इतना हमें याद रखना है। अब हम आर्टिकल 58 तक पहुंच चुके हैं। 59 में क्या था, डू यू द मतलब है दशाएं। अब देखो दशाएं क्या कंडीशंस, यहाँ जो दशा है 59 में ये बोला गया है, कंडीशन है कि आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे तो आप ना तो भैया लोकसभा, ना तो आप लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए और ना ही आप एमएलए होने चाहिए। ठीक है, कहीं भी किसी भी सदन के आपको सदस्य नहीं होना है, ना आपको सेंट्रल के लेजिस्लेचर के, ना स्टेट के लेजिस्लेचर के, आपको सदस्यता नहीं रहनी चाहिए। और अगर आप एक बार निर्वाचित हो जाते हो तो आपको तुरंत वैकेंट कर देना पड़ेगा अपना पद। तो ये 59 में ये दशाएं, ये कंडीशंस रखी गई हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, शपथ है आपका। अब शपथ को लेकर के देखो प्रश्न जो आपसे बनता है, आर्टिकल 60 शपथ से संबंधित है कि राष्ट्रपति भैया अनुच्छेद 60 के तहत ही शपथ लेगा। और शपथ भी किसकी लेता है, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। याद रखना, संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, वह लोक कल्याण की। किसकी शपथ लेता है, यह प्रश्न बनाया जाता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके समक्ष ही राष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट होंगे आपके जज वहां पर सुप्रीम कोर्ट के, इनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेगा। ये शपथ से संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आपके। पहला प्रश्न क्या बनता है कि भैया ये किसके समक्ष लेता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न बनता है किसकी शपथ लेता है, तो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। अब 61 पर आते हैं, तो 61 है आपका महाभियोग, इंपीचमेंट से संबंधित। हम सब पर क्या चलता है, अभियोग चलता है। और राष्ट्रपति है महामहिम, तो इन पर क्या चलता है, महाभियोग चलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति साहब के ऊपर जब ये शपथ ले रहे हैं। यहां देखो, यहां याद करने वाली चीजें होती कैसे हैं, समझते हुए चलो। राष्ट्रपति साहब से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति साहब के ऊपर पूछा नहीं जाएगा राष्ट्रपति साहब के ऊपर क्यों महाभियोग लगाया जाएगा। तो एक कंडीशन सीधी सीधी लिखी हुई है कि संविधान के उल्लंघन करने पर,
बोले जब आपने शपथ ली थी तो संविधान की रक्षा के लिए आपने शपथ ली थी, तो आप पर जो इम्पीचमेंट लगेगा वो संविधान के उल्लंघन करने पर ही आप पर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां आधार पूछा जाएगा कि इम्पीचमेंट चलाया जा रहा है तो क्यों चलाया जा रहा है। लेकिन जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल रखा गया है, इसीलिए अभी तक आप पूछा जाए कितने राष्ट्रपतियों पर भारत के महाभियोग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक लगाई गई है, किसी पर लगा है? अभी तक एक भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिस पर महाभियोग लगाया गया हो। उसका कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसकी कारण है उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस। उसका प्रोसेस बहुत जटिल है। क्या है ये समझो, एक एक करके इसके प्रोसेस से जो जो क्वेश्चन बनते हैं हर जगह पर रुक रुक कर समझना है। सबसे पहले देखो, इसके इम्पीचमेंट को लेकर के जो प्रोसेस लाया जाएगा, पूछा जाए आपसे कहां, किस सदन में शुरू होगा। संसद के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यदि पूछे कोई लोकसभा से शुरू होगा या राज्यसभा से, आपको बताना है किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। चाहो तो आप लोकसभा से शुरू करो, चाहो आप राज्यसभा से शुरू करो। उसका कारण यह है कि जितना अधिकार यहां पर, जितना राइट यहां पर लोकसभा को दे रखा है, इससे संबंधित उतना ही अधिकार मजबूती हमने राज्यसभा को दे रखी है। बराबरी का अधिकार दे रखा है, तो कहीं से शुरू करो उठा करके, तो किसी भी सदन से इसको शुरू किया जा सकता है। अब सदन से शुरू करने से पहले क्या होता है, उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस सदन के होने चाहिए। ठीक है, आरोप जो लगाया जाएगा उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पहले लिए जाएंगे। अगर वो हस्ताक्षर हो रहे हैं तो यह फिर आरोप जो प्रपोजल है ये सदन के भीतर, एग्जाम्पल लेते हैं लोकसभा के भीतर, ये जो प्रपोजल है ये लाया जाएगा। ठीक है, महाभियोग का। अब महाभियोग का प्रपोजल आ चुका है। अब प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले, चर्चा करने से 14 दिन पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। यहां याद रखना, प्रपोजल प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नहीं है, प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह नोटिस देना होगा और नोटिस देकर बताना होगा कि आपके विरुद्ध महाभियोग की जो मतलब की घटना है वो होने जा रही है, या प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। तो एटलीस्ट राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी देनी बहुत आवश्यक है। फिर बात करते हैं, यहां जो महाभियोग है इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए होता है। प्रश्न दूसरा बनाया जाता है यहां से। तो यहां जो बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत में भी बहुत हार्ड बहुमत, कितना, टोटल जो आपका सदन की संख्या होती है, टोटल जो मेंबर होते हैं उनका 2/3। देखो, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो 2/3 होता है उससे भी कठिन होता है टोटल का 2/3। ठीक, टोटल का 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग से भी ज्यादा टफ होता है। महाभियोग में जो प्रक्रिया अपनाई गई है बहुमत की, विशेष बहुमत की, वह कुल की 2/3 है। ये सबसे अलग है महाभियोग को लेकर के। तो इसीलिए कुल का जो 2/3 चाहिए होगा, कुल का 2/3 के साथ अगर पारित हो गया, इसके लिए जो संसद में सरकार बैठी होती, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रचंड बहुमत होगा जब सरकार का, तभी ये महाभियोग जैसी चीजें क्या हो पाएंगी, ये पारित हो पाएंगी ऐसे प्रस्ताव। ठीक है, इसीलिए आज तक महाभियोग लाया नहीं गया है किसी भी राष्ट्रपति पर। अब बात करते हैं, 2/3 बहुमत से जब यह पारित हो जाता है, फिर यह दूसरे सदन में पहुंचता है। एक सदन में पारित हो चुका है, अब दूसरे सदन में जाएगा तो वहां पर राष्ट्रपति को भी मौका दिया जाएगा, चाहे वह स्वतः रखे, चाहे वह अपने पक्ष का वकील वगैरह कर करके वो क्या करे, वो अपना मत रखेगा कि भाई जो महाभियोग के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही हैं या नहीं है। इस चीजों को, इन चीजों को रखने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा, और फिर राष्ट्रपति महोदय रखते हैं। और फिर भी अगर दूसरे सदन में 2/3 से पारित हो जाता है तो उसी दिन से क्या होगा, राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाएंगे। महाभियोग लगेगा, राष्ट्रपति साहब पद मुक्त हो जाएंगे। एक डिबेट यहां से निकल कर आती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, पद मुक्त हो गए, लेकिन अभी तक जो उन्होंने कार्य किए, जिन दायित्वों का निर्वहन किया है, वो सारे वैलिड रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। मान लो 2 वर्ष तक वह राष्ट्रपति रहते हैं, 2 वर्ष रहने के बाद उन पर महाभियोग लग जाता है, तो जो कार्य इन्होंने किए वो वैलिड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो यहां क्लियरली मेंशन किया गया है संविधान में कि उस तारीख तक, यानी कि जिस दिन महाभियोग लग रहा है राष्ट्रपति महोदय के ऊपर, उस तारीख तक जो भी कार्य करेंगे वो सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे। आखिर महामहिम जी हैं तो इतने कार्य अगर कर गए हैं तो इनवैलिड नहीं किया जाएगा उन कार्यों को। ठीक है, तो यहां से हमने महाभियोग तक की घटना और आर्टिकल 61 देख लिया। अब आर्टिकल 62 देखते हैं। 62 में बोला गया है कि राष्ट्रपति पद के रिक्त की पूर्ति का चुनाव जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए, यानी कि जब 5 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति बनाया जाएगा, अब उसका कार्यकाल जब पूरा हो रहा होगा तो अगले 6 महीने के भीतर इसका चुनाव करा लेना चाहिए। और जब तक यह पद वैकेंट रहेगा, मान लीजिए 4 महीने तक यह पद खाली रहता है राष्ट्रपति का, तो खाली बिल्कुल नहीं रहेगा। राष्ट्रपति का जो पद है खाली बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे।
यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। आर्टिकल 65। अभी उपराष्ट्रपति से संबंधित जब आर्टिकल्स होंगे वो भी याद कर लेंगे, जैसे पकानी कोका द्वियोदशम करके हमने याद कर रही है ना सारे के सारे, और उसकी बारीकियों को हमने एक एक करके समझ लिया। 52 से लेकर के हमने 62 तक के आर्टिकल्स थे, उनकी सारी बारीकियों को समझ लिया है। तो ये जो रिक्त रहेंगे, रिक्त रहने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति साहब रहेंगे। यहाँ एक डिबेट आती है 1969 में, होता क्या है यहाँ समझो ध्यान से। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं तीसरे, जाकिर हुसैन साहब होते हैं, ठीक है, क्या नाम होता है? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन साहब की जब डेथ होती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं? उस समय उपराष्ट्रपति रहते हैं वीवी गिरी। तो वीवी गिरी साहब क्या होता है, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं, जैसा कि हमारे आर्टिकल 62 में कहा गया है। ठीक, यहां तक तो बात ठीक है। बात मामला फंसता यहां पर यह है कि वीवी गिरी साहब भी अपने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बोले जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा? ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहा, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा। अब यहां पर संशय हो गया कि अब क्या आगे? तो यहीं पर एक नियम बनाया जाता है, कानून बनता है कि जब राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, तो आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यही निकल कर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह साहब थे जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, पहले नहीं दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हुए थे। ठीक है, और अगर सीजीआई भी नहीं रहेगा तो सीजीआई नहीं रहेंगे तो फिर चीफ जो आपके और जजेस, सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। तो अब ये कभी भी व्यवस्था जो कर दी गई है ये पूरी की पूरी, इसके माध्यम से राष्ट्रपति का पद कभी भी वैकेंट ही नहीं रहेगा, खाली ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां देखते हैं। शक्तियों में शुरू में ही आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स बताया, पावर्स का सेपरेशन तो है लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पास ही रहेंगी, इसके अलावा विधायिका और जुडिशरी की भी नहीं रहेंगी, हार्मनी है सभी में। तो अब राष्ट्रपति की हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति की सबसे पहले तो हम देखेंगे कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है, जो सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे या रिमूवल्स होंगे, ये सारे के सारे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में आते हैं। तो हमने आर्टिकल 75 वहां पढ़ लिया है। 75 में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भी इसकी कैसी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। कार्यपालिका की इकाई कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, अटॉर्नी जनरल है। इनकी सबका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, इनका सबका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? इनका सबका अपॉइंटमेंट कर रहा है राष्ट्रपति। तो इसकी यह कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा कुछ संवैधानिक आयोग होते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो कमीशंस हैं, इन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? बोले इन सारे आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब इन अपॉइंटमेंट्स में ध्यान रखना कि जो सलाह होती है वो सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्री हैं इनकी जब नियुक्ति करता है तो प्राइम मिनिस्टर सलाह देता है। समझ में आया? तो ये ऐसे इसी तरीके से जब इन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तब भी यहाँ किसकी सलाह मिलती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करता है। इसके बाद अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये कैग की हो गई है ना, अटॉर्नी जनरल की हो गई, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की हो गई, यूपीएससी के अध्यक्ष की हो गई, सदस्यों की हो गई, राज्यपाल की, वित्त आयोग की, इन सब अध्यक्षों की अपॉइंटमेंट्स, जितने अपॉइंटमेंट्स हैं ये सारी अपॉइंटमेंट्स किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो ये सारी की सारी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती हैं। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्ति पर आते हैं। देखो यार, विधायी शक्ति के अंतर्गत आपको समझना है कि विधायन का जो कानून निर्माण का, विधि निर्माण का कार्य जो है किसके पास होता है? आपको बताना है संसद के पास होता है। संसद के 3 अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है अपना प्रेसिडेंट, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसको संसद का अंग क्यों माना गया है ये बताओ पहले। संसद का अंग इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बिल आता है अगर, तो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, फिर कहां जाएगा? फिर जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब के यहाँ पर साइन होने बहुत जरूरी है। बिना साइन हुए वह बिल एक्ट बनता नहीं है। इसीलिए संसद का ये प्रमुख अंग माना गया है प्रेसिडेंट महोदय को। तो विधायी शक्तियां हैं इनके पास कुछ? बोले हैं विधायी शक्तियां। कौन कौन सी हैं? एक तो संसद का जो भी सत्र होता है इसको आहूत कर सकता है, जिसे बोलते हो बैठक बुला सकता है। दूसरा, यहाँ स्थगित नहीं, यहाँ कर लेना सत्रावसान। क्या करना है? सत्रावसान, सत्र का अवसान जब होता है एक सत्र का। और स्थगन, यहां जैसे स्थगित लिखा हुआ था, तो स्थगन का राइट किसके पास होता है?
तो जिस सदन का सत्र होता है, तो जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। तो स्थगन का पावर किसको होता है? जो वहां का अध्यक्ष होता है उस सदन का, उसके पास होता है स्थगन का राइट। तो एडजर्नमेंट का राइट किसके पास होता है? ये वहां के स्पीकर के पास होता है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहां हम सत्रावसान देख रहे हैं, पूरा का पूरा सत्र ही निपटा दो। जैसे एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में देखो, दो सत्रों के बीच में, दो सत्र जो होते हैं, दो सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो 12 महीने में दो सत्र जो हैं, दो सेशन अनिवार्य होते हैं। अब एक सेशन का सेशन पूरा खत्म हो जाए, दूसरा लगेगा अगला 6 महीने बाद। अगर मान लो मैक्सिमम जो टाइम हो इसको अगर मानकर चलें, तो बोले एक सत्र जब खत्म होता है उसे सत्रावसान बोला जाता है, ठीक। अब पहला है आहूति। तो आर्टिकल 85 में ये पूरा डिस्कस किया गया है कि सत्र को आहूत करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सत्र को अगर सत्रावसान करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा को विघटित करना होगा, भंग करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। अपने मन से नहीं कर रहा होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अब देखते हैं लोकसभा में देखा जाएगा कि भाई अगर बहुमत नहीं है या भंग करने का आदेश होगा, सलाह दी जाएगी तो भंग कर देगा। लेकिन अगर यह देखेगा कि जो सलाह दे रही है, मंत्रिपरिषद सलाह दे रही है, उसका स्वतः का पूर्ण बहुमत नहीं है उसके पास, है ना, उसके पास कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है, हंग विधायिका की स्थिति है, तो वहां पर मना भी कर सकता है विवेकाधीन शक्ति का यूज करके। लेकिन जो अभी व्यवस्था है विधायी शक्ति जो यहाँ प्रेसिडेंट को दी गई है, एक तो आहूत करने की, सत्रावसान करने की और विघटित करने की। इसके बाद संसद में कोई संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन अगर बुलाना होता है, यहां समझो संसद में ज्वाइंट सेशन, साधारण जो विधेयक होते हैं वो लोकसभा में आते हैं, राज्यसभा में आते हैं। अब लोकसभा राज्यसभा में अगर पारित नहीं हो पाते हैं तो एक ज्वाइंट सेशन बिठा करके उसको पारित कराया जाता है। और ये ज्वाइंट सेशन बुलाने का, आहूत करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किन किन मामलों पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है यह भी पता होना चाहिए। तो देखो यार, जो धन विधेयक होता है इस पर आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हो, कारण पता होना चाहिए क्यों। उसका कारण यह होता है, जब ज्वाइंट सेशन बिठाया जाएगा तो लोकसभा में सीटें हैं 545 और वहीं राज्यसभा में है 245। तो बताओ यार, जब ज्वाइंट सेशन होगा तो जब आप बहुमत का जो आंकड़ा बनेगा उसके हिसाब से तो लोकसभा आगे निकल जाएगा, ठीक है। और ये धन विधेयक जो है ये आपका लोकसभा में आता है। और धन विधेयक के साथ साथ जो आपका संविधान संशोधन है, आर्टिकल 368 कहता है, हम भैया हमको अपने साथ मत जोड़िएगा, ठीक। 368 को क्यों नहीं साथ में जोड़िए? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों को यहाँ पर बराबर वैल्यू दी गई है। तो बोले यहाँ पर ज्वाइंट सेशन जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं, दोनों को इक्वल वैल्यू दी गई है तो इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और जब ज्वाइंट सेशन होता है वहां लोकसभा ज्यादा मजबूत हो जाती है ना, लोकसभा की इज्जत बढ़ जाती है वहां पर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका विधिक शक्ति है वो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं। 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है? 12 लोगों को मनोनीत करता है, कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति 12 लोगों को जो मनोनीत करता है राज्यपाल के लिए, ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये 12 लोगों में आपके पास अक्सर डिबेट होती होगी, सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है। ये लोग कैसे आ जाते हैं? ये तो खेल से जुड़े हुए हैं। तो यहां समझो कि खेल को भी एक कला माना गया है। और जो 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, 4 कैटेगरी याद कर लेना। कौन सी है? साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है। क्योंकि ये विशिष्ट गुण रखते हैं, विशिष्ट इनकी योग्यताओं से एक तरह से लाभान्वित होने के लिए ही राज्यपाल नहीं है यहाँ पर, वही मैं सोच रहा था, राज्यपाल नहीं, राज्यसभा के लिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए यहाँ 12 जो सदस्य होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं किस किस फील्ड से नॉमिनेट किए जा सकते हैं? साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से। इन 4 फील्ड से यह 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। और यह अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अब क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं यूपीएससी, कैग और इनकी सबकी जो रिपोर्ट होती है संसद के पटल पर किसके द्वारा रखी जाती है? संसद के पटल पर रखी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। संसद के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है, ये याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां देख लो। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में सबसे पहला आता है धन विधेयक पर। धन विधेयक आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम संसदीय प्रणाली को समझेंगे। अभी धन विधेयक ये समझो कि धन विधेयक जैसे कोई टैक्स से संबंधित कोई विधेयक वगैरह है, कोई कर वगैरह से संबंधित कोई विधेयक अगर आ रहा है, इन ब्रीफ समझ लो, तो वो सारा धन विधेयक के अंतर्गत आता है। वेतन से संबंधित है तो इसे धन विधेयक के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। अब धन विधेयक जो भी आएगा तो राष्ट्रपति की वहां पर पूर्व अनुमति ली जाएगी। यही कारण होता है कि धन विधेयक जब एक बार पारित हो जाता है तो दोबारा पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है। कारण क्या है? कि तुमसे पूर्व अनुमति के बाद ही यह विधेयक लाया गया था, ठीक है। तो यहां पर पूर्व अनुमति किसकी ली जाती है? राष्ट्रपति की ली जाती है। दूसरा है बजट को संसद के समक्ष कौन रखता है भाई? बजट को संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, जो फिर बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त आयोग का गठन, अब समझो यहां पर जो भी फंड है ना, फंड को लेकर के स्टेट और सेंटर के बीच में ये दुविधा रहती है कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ एक फंड जो आपका
वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है और इसका गठन जो किया जाता है हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर? तो ये इसकी वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों के साथ हम न्यायिक शक्तियां देखेंगे। जो हमने पीछे अभी विधायी शक्ति देखी, एक विधायी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या है? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे इसको हम डिटेल से भी थोड़ा सा समझेंगे। वैसे ही जब न्यायिक शक्तियां समझेंगे तो न्यायिक शक्तियों में एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति है और 143 आर्टिकल 143 ये कहता है, आर्टिकल 143 यह बोलता है कि भैया आप जो है आपको क्या करना है। अगर आपको पूछ रहा हूं, जैसे राष्ट्रपति अगर चाहेगा कोई यक्ष प्रश्न है, कोई व्यापक महत्व वाला अगर प्रश्न है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह लेना चाहेगा तो वो सलाह ले सकता है। किसी भी मान लीजिए संवैधानिक प्रश्न है कोई, उसकी व्याख्या करनी जरूरी है तो इसकी व्याख्या मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। और मामला यदि संवैधानिक व्याख्या से जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी पड़ेगी। लेकिन एडवाइस देने के बाद आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है क्या, तो बताओगे नहीं, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 143 के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकता है। यहां एक और उसकी जुडिशरी पावर है, क्षमा करने की शक्ति, है ना, किसी को क्षमा करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 में जिसकी चर्चा की गई है। आगे अभी और हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन कौन सी शक्तियां यहां पर राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। इसके बाद है सैन्य शक्ति, जिसे कूटनीतिक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। सैन्य शक्तियों में बोला जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं के जो प्रधान होते हैं इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? थल सेना के अध्यक्ष, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष रहते हैं इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है और वो प्रधान होता है तीनों सेनाओं का। ठीक है, अब वीटो पावर पर आते हैं। ये प्रमुख प्रमुख शक्तियां देखी। अब थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती हैं। तो पहली है वीटो पावर की शक्ति। वीटो मतलब होता है मना कर देना। कोई बिल अगर आया है राष्ट्रपति के पास तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर वो मना कर सकता है। निषेधा, जो निषेध मतलब निषेध बोला जाता है ना, कि कैसे किन किन आधारों पर वो मना कर सकता है राष्ट्रपति। तो इसको क्लियर तरीके से पहले ये समझो कि वीटो पावर दी क्यों जाती है राष्ट्रपति को। दी इसलिए जाती है, मान लो भैया लोकसभा और राज्यसभा में प्रचंड बहुमत है। अब बहुमत है, पर्याप्त बहुमत है, जहां जो विपक्ष है वो कमजोर नजर आ रहा है, जैसा अभी पिछले वर्षों में हुआ। तो वहां क्या होता है, बहुत सारे विधेयक आपने देखा होगा जल्दबाजी में पारित होते हैं। जल्दबाजी में पारित होते हैं, समितियों के माध्यम से चर्चा नहीं होती है उन पर, तो वहां असंवैधानिक प्रक्रिया हो सकता है, वहां पर उसका अनुपालन किया जाए। तो इससे बचने के लिए राष्ट्रपति के पास जब अंतिम साइन के लिए जाएगा तो वहां राष्ट्रपति महोदय वीटो का यूज कर सकते हैं, इसलिए यह वीटो पावर राष्ट्रपति को दी गई। अब वीटो पावर के अंतर्गत कौन कौन सी वीटो पावर हैं, भारत में राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो पावर मिली हुई हैं, तो प्रमुख रूप से यहाँ 4 वीटो पावर हैं। इसको अगर बहुत आसानी से समझना है, देखो चारों वीटो पावर अभी मजे मजे में याद हो जाएंगी। कैसे कैसे याद होंगी? याद ऐसे होंगी कि आप अपना प्रपोजल लेकर कहीं गए हुए हो, ठीक है, समझ जाओ कहां गए हुए हो। अब देखो आप अपना प्रपोजल लेकर किसी के पास गए हो, उसके पास 4 तरीके हैं, 4 तरीके के होते हैं जहां पर वो मना कर सकती है आपके प्रपोजल को। तो पहला तरीका क्या होगा? सीधे बोल दे नो, है ना, सीधे आपको नो बोल दे कि भैया नहीं, तो आप वहां उस तरीके के वीटो को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, यहां समझना, सीधे नहीं मतलब कोई भी बिल आया उस पर सीधा मना कर दिया, नकार दिया राष्ट्रपति महोदय ने कि हम इसको बिल्कुल नहीं इस पर साइन करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट वीटो किस तरीके से होता है? एक तो देखो जो प्राइवेट बिल होते हैं, यहां गौर से सुनते चलना, एक एक चीज को पूरी कहानी पता हो जाएगी, भी क्लियर हो जाएगी। एक तो देखो जो प्राइवेट जो बिल्स होते हैं, है ना, जो सरकार जिसकी नहीं होती है, उन सरकार के लोगों के द्वारा, जो सरकार में निर्वाचित होकर तो आते हैं लेकिन सरकार उस पार्टी की नहीं होती है, तो वो सारे के सारे प्राइवेट बिल्स होते हैं, वहां पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज हो सकता है। दूसरा, कोई पुरानी सरकार है, जैसे नई सरकार का गठन हुआ और पहले की सरकार के कुछ बिल जो हैं प्रेसिडेंट के पास पड़े हुए साइन के लिए, तो नई सरकार बोलेगी आप इस पर क्या करो, एब्सोल्यूट वीटो यूज कर दो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाता है। तो पहला समझ में आया, प्रपोजल लेकर गए थे, सीधा नो हो गया, तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है भैया? अत्यंतिक वीटो, नो एकदम। दूसरा है विशेषित वीटो, जिसे बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो। ठीक, इंग्लिश में ही याद रखना ज्यादा सही है। एब्सोल्यूट वीटो हो गया, दूसरा क्वालिफाइड वीटो हो गया। अब क्वालिफाइड वीटो ये होता है कि आप गए प्रपोजल लेकर, उसने कहा भैया क्वालिफिकेशन तुमने देखी है, बेरोजगार कहीं के, जाओ पहले नौकरी लेकर के आओ और फिर जाकर के आना यहाँ पर, है ना, दोबारा आना। तो यहाँ विशेषित वीटो में ये होता है, भारत में ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई भी बिल पहुंचता है
प्रेसिडेंट के पास में, अमेरिका में होता है, ध्यान से सुनो, अमेरिका के जो संविधान में ये चीजें होती हैं कि कोई भी बिल पहुंचता है अमेरिका के पास और अमेरिका दोबारा अगर भेज देगा और वहां के जो कांग्रेस से, वहां के संसद को कांग्रेस बोला जाता है, और वहां से दोबारा से 2/3 बहुमत के साथ पारित होकर के अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो फिर साइन करना होता है। तो इसी को बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, कि जाओ दोबारा से तैयारी करके आओ, अच्छे से नौकरी लेके आओ। तो यहाँ नौकरी लेने का मतलब ये है कि जाओ दोबारा से 2/3 बहुमत के साथ पास करके आओ, तब मैं हाँ बोलूंगी, ठीक है। तो दूसरा देखो ये याद हो गया। तीसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो, जिसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो का मतलब वो होता है कि आप प्रपोजल लेके गए, एक बार मना होगा, दोबारा में हाँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है सस्पेंसिव, यानी कि यहाँ कोई बिल एक बार आता है तो एक बार रिकंसीडर के लिए, पुनर्विचार के लिए एक बार राष्ट्रपति भेज देगा, लेकिन अगर दोबारा आ गया तो दोबारा बाध्यता होती है, उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो यही हमने कहानी सस्पेंसिव वीटो की एपीजे अब्दुल कलाम साहब के समय सुनी थी, पीछे जब हमने की थी अभी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सस्पेंसिव वीटो का यूज किया हुआ था। लास्ट है पॉकेट वीटो, इसको सबसे ज्यादा झेलते हैं कि भाई उन्होंने प्रपोजल तो रख दिया लेकिन ना हाँ है ना है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, तो वही होता है पॉकेट वीटो, कि बिल गया है और बिल रख लिया, पॉकेट में रख लिया, अब भैया उस पर ना हाँ की ना की। ऐसा यूज कब हुआ है, ऐसा यूज भारत में एक बार हुआ है ज्ञानी जेएल सिंह के द्वारा। और ज्ञानी जेएल सिंह ने इसका यूज क्यों किया था, देखो जो पोस्ट ऑफिस जो एक्ट आया था आपका, उसके तहत यह प्रावधान किया जा रहा था उस अधिनियम के तहत कि डाकिया को यह अधिकार दे दिया जाएगा कि वो किसी का भी एक तरीके से जो भी डाक पत्र आएगा उसको खोलकर चेक कर सकता है कि क्या आया है। तो बोलिए राइट टू प्राइवेसी का ज्ञानी जेएल सिंह का यह तर्क था और सही तर्क था कि ये किसी व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का हनन है, तो भैया इसको हम पॉकेट वीटो की तरह अपनी जेब में रख लेते हैं, ना हाँ करेंगे ना करेंगे। तो ये चारों वीटो हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा आपको वीटो पावर मिली। भारत में ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये नहीं है, यूएसए के आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यह देखने को मिलता है, कौन सा, जो आपका क्वालिफाइड वीटो है। चारों वीटो यहां याद हो गए होंगे, बस प्रपोजल से अपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम दूसरे आर्टिकल 123 पर। कहां पर आएंगे, आर्टिकल 123 पर आएंगे। 123 के अंतर्गत क्या है, देखो 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस पावर की शक्ति मिली हुई है। राष्ट्रपति की हमने विधायी शक्तियां देखी, विधायी शक्ति का मतलब है विधि निर्माण की शक्ति, तो उसी विधि निर्माण की शक्ति में एक राष्ट्रपति को पावर दी गई है ऑर्डिनेंस की। बोले ऑर्डिनेंस की पावर क्यों दी गई है, देखो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जब कोई समय होता है, मामला ऐसा होता है कि उस मुद्दे पर कानून बनना बहुत जरूरी है, लेकिन उन परिस्थितियों में जब कानून की आवश्यकता होती है तब सदन का कोई भी सत्र नहीं है। एक तो कंडीशन है सदन का कोई सत्र ना हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सदन का एक सत्र हो, दूसरा सेशन ना हो भैया। और जब तक दोनों सेशन नहीं होंगे तब तक कोई कानून कैसे बनेगा, है ना, दोनों जगहों से पारित होना बहुत जरूरी है, कोई सा भी विधेयक होता है। तो इसीलिए जब एक सत्र ना हो, एक सेशन ना हो या दोनों सेशन ना हो आपके उस समय, तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि कोई भी ऑर्डिनेंस लाए और उसे कानून बना सकता है, उसको कानून के इक्वल जो संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है उसके इक्विवेलेंट ही उस ऑर्डिनेंस को दर्जा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 1, 2, 3 में ये चर्चा की गई है। और ऐसे ही ऑर्डिनेंस का पावर राज्यपाल को है, बस 1 को उठा के 2 के बाद कर देना है। 213 आर्टिकल है, क्या नाम है, 213, ठीक है। 1, 2, 3 किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए है, और 213 किसके लिए है, राज्यपाल के लिए है। अभी हम कहां पर हैं, अभी हम संघीय कार्यपालिका पर हैं, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव है उस पर हैं, तो स्टेट की ओर जाना नहीं है, केवल समझा दिया यहां पर। तो बोले राष्ट्रपति के पास देखो ये ऑर्डिनेंस पावर होती है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस पावर कब होती है ये समझा दिया। अब इस ऑर्डिनेंस पावर पर डिबेट बहुत ज्यादा होती है। डिबेट क्या होती है, डिबेट ये होती है कि देखो ये जो ऑर्डिनेंस है, सबसे पहले डिबेट कहां से उठी जब 1969 की बात होती है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ठीक है, याद समझना, ध्यान से सुनना। जब ऑर्डिनेंस लाया गया तो इस ऑर्डिनेंस को आरसी कूपर के द्वारा, आरसी कूपर केस होता है, कौन सा केस होता है, आरसी कूपर केस होता है। आरसी कूपर केस में बोला गया कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, त्वरित कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं थी कि कोई ऑर्डिनेंस लाया जाए। इसके लिए प्रॉपर आप क्या कर सकते थे, एक संविधान संशोधन करके ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप कर सकते थे। ये जल्दबाजी में किया गया एक स्टेप था सरकार के द्वारा। ये आरसी कूपर केस में यह टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसके विरोध में आकर के 38वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया और आर्टिकल 123 का 4 जोड़ दिया। इसमें बोला गया कि जो भी यहां पर ऑर्डिनेंस ये लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस जो भी राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा, ये नो जुडिशियल रिव्यू होगा।
यानी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू नहीं कर सकती है। आरसी कूपर के मामले के जो यहाँ टिप्पणी थी आरसी कूपर मामले की, इसको कतई सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन आगे चल करके फिर 44वां संविधान संशोधन होता है और वहां पर से ये जो नो जुडिशियल रिव्यू वाला प्रावधान था आर्टिकल 123 का 4 था, इसको खत्म किया जाता है। आज के समय अगर पूछे आपसे आर्टिकल 123 पर क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बोले बिल्कुल हो सकता है। ठीक, अब फिर आगे एक मामला और आता है डीसी वाधवा का मामला। डीसी वाधवा के मामले में भी ऑर्डिनेंस पर यहाँ टिप्पणी की गई। यहाँ देखा गया कि बिहार में बार बार क्या हो रहा था, जैसे ही पुराने ऑर्डिनेंस की डेट खत्म होने वाली होती थी एक नया ऑर्डिनेंस लाया जाता था, धनाधन एकदम ऑर्डिनेंस आ रहे थे। तो इसको लेकर के जब केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, तो डीसी वाधवा के द्वारा बोला जाता है कि ऑर्डिनेंस तभी जारी करना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो, जब उस चीज को टाला ना जा सके कि उस पर कानून बनना बहुत जरूरी है, तब भाई साहब आप ऑर्डिनेंस को जारी करो। तो ये दो केस महत्वपूर्ण हुए, आरसी कूपर का केस और डीसी वाधवा का केस। ये जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आएंगे। हाँ, आगे एक चीज और है। अब ये जैसे ऑर्डिनेंस अब हो चुका है, जारी हो चुका है, ठीक है, समझना। ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जारी कर दिया गया। यहां बोला गया कि जब ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा उसके 6 हफ्ते के भीतर, जैसे एक सत्र आपका बैठा हुआ था, लोकसभा थी लेकिन राज्यसभा नहीं थी। अब मानते हैं कि राज्यसभा जो है अगले 3 महीने के बाद में राज्यसभा का सत्र बैठता है, तो बोला गया कि जैसे ही सत्र बैठेगा तो 6 सप्ताह के भीतर अगले सत्र को क्या होगा, इस अध्यादेश को वहां पर पारित करना पड़ेगा, ताकि ये तभी कानून बनेगा। अगर पारित नहीं हो पाता है तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर पारित किया गया था। तो बोले यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई है 6 हफ्ते की दी गई है, लेकिन यहाँ टेक्निकल रूप में आपसे क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन बनाता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस एक कानून के रूप में मैक्सिमम कितने समय तक वैलिड रह सकता है। कोई भी अध्यादेश कानून के रूप में मैक्सिमम कितने समय तक वैलिड रह सकता है, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि कोई भी ऑर्डिनेंस आता है वो मैक्सिमम 6 महीना 6 हफ्ते तक। कैसे, उसका क्या है कारण, उसका कारण यह है कि एक साल में कितने सेशन हो सकते हैं। एक साल में देखो 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो पहला सेशन 1 महीने एक बार होगा, फिर दूसरा 6 महीने के गैप में होगा तो 2 बार होगा। तो मिनिमम अगर होंगे एक वर्ष में सेशन तो 2 तो हो ही सकते हैं। अब जब 2 हो सकते हैं या 2 अगर मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है, तो एक सेशन जैसे ही खत्म होता है, मान लो अगले ही दिन ऑर्डिनेंस ले आया गया, तो अगले 6 महीने के भीतर तो दूसरा सेशन होगा और इस सेशन में 6 हफ्ते तक आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को पारित करना पड़ेगा। तो बोले ये 6 महीना प्लस ये 6 हफ्ता, तो इसीलिए बोला जाता है मैक्सिमम अगर कोई भी ऑर्डिनेंस जो है एक वैलिड रह सकता है तो 6 महीने 6 सप्ताह तक रह सकता है। ठीक, तो ये देखो यहां से प्रश्न बनाया जाता है। अगली पावर पर आते हैं राष्ट्रपति की, जिसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे, तो वो है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये राष्ट्रपति की देखो जुडिशियल पावर है। हमने समझा अभी लेजिस्लेटिव पावर समझ ली, एग्जीक्यूटिव पावर शुरू में देख ली, अब हम जुडिशियल पावर को भी यहाँ थोड़ा और देखेंगे कि क्षमा करने की जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, किन किन मामलों में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। यह शक्ति राज्यपाल को भी मिली है स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत या स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत। तो यहाँ देखो मृत्यु दंड अगर किसी को हो जाती है, जैसे वह व्यक्ति सेशन कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और यहाँ मृत्यु दंड उसका माफ नहीं होता है, लेकिन अभी उसके पास एक स्कोप और है, प्रेसिडेंट के पास जाना। प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाल सकता है और प्रेसिडेंट अगर देखेगा, उसके अगर आधार सही होंगे तो उसकी मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ भी कर सकता है या आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। सारे राइट होते हैं यहाँ पर। यहां पर यह समझना होगा कि मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ कर सकता है, ये वाली बात जो है केवल राष्ट्रपति पर लागू होती है। वही मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति तो कर ही सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में केवल एक अधिकार राज्यपाल को नहीं है कि उसको पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। याद रखना, ये बहुत टेक्निकल चीज है। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि मृत्युदंड जो है इस पर सुनवाई करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। मृत्युदंड को वो व्यक्ति को बचा तो सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से उसको पर्डन माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी मामले पर, दंड पर, उस पर भी अधिकार है यहाँ पर राष्ट्रपति को सुनवाई करने का या क्षमा करने का। यहाँ वाला ये जो सैन्य न्यायालय वाला अधिकार है, सैन्य न्यायालय का कोई भी मामला है उस पर दंड दिया जाता है अगर कोर्ट मार्शल के माध्यम से, तो वहां पर राष्ट्रपति ही केवल इकलौता है जो वो मामले सुन सकता है। उसका कारण क्या है भैया, सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो इसीलिए राज्यपाल यहाँ योग्य नहीं होता है। ठीक, अब संघीय विधि से जुड़े हुए मामले हैं, इनके अपराध में कौन कौन सी अब शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, ये समझते हैं। और ये समझने से ज्यादा याद करना बहुत जरूरी है। याद करने के लिए एक तरीका बता दूंगा कुछ, इंग्लिश वाले देखो आप याद करना तरीके से ज्यादा आसान होगा,
चूंकि ये 5 ही हैं, आप याद भी रख लोगे। इंग्लिश वाले तरीके से जो बताया जाएगा काफी आसान है याद रखना। यार कठिन है हिंदी के शब्दों से, यहाँ अगर इतने टर्म, छोटे छोटे टर्म्स हैं, कम से कम उनको तो याद कर लिया करो, इतना भी मत भागा करो इंग्लिश से, है ना। कुछ हिंदी मीडियम के रहते हैं दोस्त अपने जो बहुत ज्यादा भागते हैं अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी देखते एकदम भयभीत हो जाते हैं ना कि ये जो का देख लियो हमने। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं। देखो पर्डन, पहला है क्या है, पर्डन है। पर्डन में क्या होता है, पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा, उसको क्षमा कर दिया जाएगा, तो पर्डन एकदम याद रहता है। और जो प्रतिलंबन या रेप्राइव है, इसको क्या है मिलाकर आप याद कर लो। प्रतिलंबन हिंदी में बोलते हैं तो विलंब किया जाएगा, अस्थायी रूप से रोक लगाई जाएगी, है ना। कोई भी अगर सजा मिली हुई है, उस सजा से संबंधित अभी उस पर चेक किया जाएगा, उसके आधारों को अगर चेक करना है तो उसको प्रतिलंबन या रेप्राइव, रोक भी लगा सकते हैं। याद करने वाली चीजें क्या होती हैं, ये कम्यूट जिसे लघुकरण बोलते हैं, और रेमिशन जिसे परिहार बोलते हैं, रेस्पाइट जिसे विराम बोलते हैं। समझते हैं यहाँ पर कैसे याद कर सकते हो, पहले क्या है ये, फिर उसके बाद याद कर लेंगे। पर्डन तो बहुत आसान है ना, क्षमा कर देना, पूरी तरीके से माफ कर देना। कम्यूट पर आते हैं। कम्यूट का मतलब होता है स्वरूप बदलना, जैसे नेचर चेंज होने का क्या मतलब है, किसी को मान लीजिएगा मृत्युदंड मिला हुआ है, अब मृत्युदंड मिला हुआ है, उसको बदल के आजीवन कारावास कर दिया गया, तो आजीवन कारावास हो गया, तो जो दंड है उसका नेचर बदल गया कि नहीं बदल गया, है ना। पहले मृत्युदंड था, अब आजीवन कारावास हो गया, तो ये आपका आता है कम्यूट के अंतर्गत, जो लघुकरण जिसको बोलते हैं। दूसरा है भैया रेमिशन, यहां इसका अर्थ होता है परिहार। परिहार में क्या होता है, यहां देखो नेचर चेंज नहीं होता है, जो आपको सजा मिली है, सजा मान लीजिए 10 साल की मिली है, अब 10 साल की सजा को 8 साल की कर दिया जाएगा, 7 साल की कर दिया जाएगा। यहाँ नेचर तो वही है, आपको सजा मिली है 10 साल जेल की, तो वो 10 साल जेल की जगह 5 साल जेल की सजा हो गई, आपका नेचर चेंज नहीं हुआ सजा का, तो वो आपका रेमिशन में आता है। क्लियर, अभी याद करेंगे, रुक जाओ पहले समझ लो। अब रेमिशन के बाद अगला है रेस्पाइट। रेस्पाइट का हिंदी होता है विराम। यहाँ होता क्या है, यहाँ देखो कोई स्पेशल अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं व्यक्ति के साथ में, जहां उसको माफ करना या कम करना सजा जरूरी है, तो तब देखा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट महिला है, तो उसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति उन आधारों को लेगा और उसकी जो सजा है उसको कम कर सकता है या उसको माफ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की परिस्थितियां, किसी विशेष परिस्थिति में यहाँ पर आप रेस्पाइट के थ्रू जा सकते हो। क्लियर। और लास्ट है आपका रेप्राइव, जिसे प्रतिलंबन बोलते हैं, तो यहाँ पर अस्थायी टेम्परेरी रोक दी जाती है उसकी सजा को। एग्जाम्पल है, जैसे उसको अगर मृत्युदंड होने वाला है, अब उसको टेम्परेरी उसके मृत्युदंड पर रोक लगा दी जाएगी, वहां पर जो यूज किया जाएगा क्षमादान की शक्ति, वहां रेप्राइव यूज की जाएगी। क्लियर बात है। तो प्रतिलंबन, तो यहाँ पर विलंब है, विलंब मतलब है टेम्परेरी रोक देना, इसको तो आप हिंदी से याद कर लो। और यहाँ पर्डन क्षमा है, क्षमा मतलब है पूर्णतः माफ कर देना, इन दो में याद करने की जरूरत नहीं है। फिर याद करने वाली बात आती है, पहले रेमिशन को याद करते हैं। रेमिशन में क्या है आपका, रेमिशन में REM लगा लो। REM क्या है, REM का मतलब होता है रिमेन, ठीक है, इसको याद रखना, यहां से रिमेन, और रिमेन वही बनी रहे। रिमेन का मतलब क्या होता है, रिमेन का मतलब होता है वैसा ही बना रहना, शेष बना रहना। शेष बना रहना मतलब रिमेन सेम नेचर, ठीक है। अगर रिमेन नेचर सेम रहेगा तो रिमेन मतलब होता है वैसा ही नेचर बना हुआ है, तो नेचर में चेंज नहीं होगा, नेचर वैसा ही बना हुआ है, तो वही होता है रेमिशन। रेमिशन से आपने रिमेन निकाला और रिमेन द सेम नेचर, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका रेमिशन। यहाँ पर जो होगा परिहार होगा, यहाँ सजा में चेंज तो कम तो की जाएगी सजा, लेकिन नेचर चेंज नहीं किया जाएगा। और कम्यूट का मतलब होता है कम से, याद कर लो, यहाँ भी सजा कम की जा रही है लेकिन नेचर चेंज हो रहा है। फिर रेस्पाइट, अगर रेस्पाइट, चूंकि रेमिशन और रेस्पाइट ये दोनों याद हो गए ना, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रेमिशन याद हो गया, रिमेन द सेम नेचर, और रेस्पाइट कैसे याद होगा, बहुत आसान तरीका है। रेस्पाइट आपको लिखना है ऐसे, आपने रेस्पाइट लिखा और एसपी यहां पर पकड़ लिया। एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब है स्पेशल, तो कोई स्पेशल सिचुएशन में आपकी सजा कम की जा रही है, तब आपके रेस्पाइट यूज होता है, ठीक है। तब कौन सी शक्ति यूज करता है, रेस्पाइट के द्वारा। तो यहाँ क्लियर हो गया आप, रेस्पाइट कब है, यहाँ एसपी आपने देखा, RESPITE, एसपी का मतलब क्या है, स्पेशल। किसी स्पेशल परिस्थिति में आप क्या है, सजा कम करोगे तो रेस्पाइट है, और आप रिमेन द सेम नेचर तो रेमिशन है। अब आप बताओ, रेप्राइव तो इजीली याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो प्रतिलंबन तो पता ही है ना, विलंब किया जाए। फिर बचता है कम्यूट, तो कम्यूट में वही है जहां पर सजा जो है दी जा रही है लेकिन नेचर भी चेंज किया जा रहा है। क्लियर। तो सारी जो क्षमा करने की आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिली हुई हैं, ये सारी क्षमा करने की शक्तियां याद भी हो गई होंगी। अब आपको कौन कौन सी हैं पहले हमने समझ लिया, उसके बाद याद भी कर लिया साथ में। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, आगे है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों बता दिया कि जो मृत्युदंड है, इस पर मृत्युदंड पर दोनों को कार्रवाई है, सुनने की कार्रवाई, दोनों सुनने के बाद कार्रवाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल क्या है, केवल पूर्णतः माफ नहीं कर सकता मृत्युदंड को। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है सैन्य न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला, तो सैन्य न्यायालय से जुड़े हुए मामले केवल राष्ट्रपति ही सुन सकता है।
अब विवेकाधीन शक्तियां हमने देख ली है, आर्टिकल है आपका 361 जहां पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स थे वो अच्छे से समझ लिए, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी उसकी शक्तियां थी उसको अच्छे से क्लियर कर लिया। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। तो आर्टिकल 52 से हमने आर्टिकल 62 तक सारे कंप्लीट किए। आर्टिकल 63 से शुरू होता है उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 से जब उपराष्ट्रपति शुरू हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को मैच करने के लिए, जैसे राष्ट्रपति में बनाई थी ना हमने पकानी को का दुओदशम, ऐसे ही उपराष्ट्रपति में बना लेंगे हम उशरा निकाश शनि। क्या है? उशरा निकाश शनि। अब एक एक शब्द का हम मतलब समझ लेते हैं कि क्या है। तो उ का मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 कहता है उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है यहाँ पर। ठीक है, अब 64 क्या है? आर्टिकल सभापति के रूप में रहेगा। और पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आर्टिकल 64 में यह बात बोली गई है। सीधा प्रश्न बना देगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है यह? तो आर्टिकल 64 में। अब उसरा निकास सनी अगर आपने याद कर लिया तो फिर एक एक वर्ड का आप खोलोगे जैसे ही, वैसे ही सारा आप मैच करने वाले कभी गलत नहीं होंगे, ना आर्टिकल्स गलत होंगे यहां से। फिर रा, उसरा में रा, आर्टिकल 65 में क्या है कि राष्ट्रपति की जगह, जैसे ही राष्ट्रपति का पद जो है वैकेंट होगा, तो बोला गया था ना, पीछे समझाया था कि राष्ट्रपति जब नहीं रहेगा तो उसकी जगह पर वैकेंट रहेगा जितने टाइम के लिए, तो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65 के अंतर्गत यह चर्चा की गई है। और फिर नी मतलब है निर्वाचन। निर्वाचन में यहां पर बात की गई है कि उपराष्ट्रपति में जो इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, ऐसे उपराष्ट्रपति का था। अभी समझेंगे यहां पर कि उपराष्ट्रपति का कैसे अलग होता है इससे। आर्टिकल 66 में यह चर्चा है। अब कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल आर्टिकल 67 में। तो उसरा निकास, अब सा जो है आपका ये समय सीमा बताता है कि कितनी समय सीमा में यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव या कंप्लीट होने वाला है कार्यकाल, तो कितनी समय सीमा में फिर यह पूरा हो जाना चाहिए। 6 महीने का जो टाइमलाइन जैसे राष्ट्रपति में है, तो वह कार्यकाल जो समय सीमा है, समय सीमा 68 में है, कार्यकाल जो है 67 में है। फिर शपथ की बात किसमें की गई है? शपथ की बात 69 में की गई है। और शपथ देखो आ गया फिर से यहाँ पर, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के लिए, 69 उपराष्ट्रपति के लिए। और जब हम राज्यपाल करेंगे तो वहां 159 देखेंगे, तो आर्टिकल 159 राज्यपाल के लिए। 3 ही तो पर्सन है आपके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, और जिसमें 2 आपके हेड ऑफ, एक हेड ऑफ स्टेट है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए क्या है आपका अलग से स्पेशली इनके लिए आर्टिकल बनाया गया है शपथ के लिए। और फिर 70 आपका निर्वहन। यहां भी देखो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं इनका निर्वहन करता है, लेकिन आर्टिकल 70 में यह है कि कोई आकस्मिक घटना हो जाती है तो उस आकस्मिक घटना में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का या दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है, अब 63 से हमने शुरू कर दिया। 63 से देखते हैं। सबसे पहले क्या है? उसरा निकास सनी, एकदम रट लेना, कई बार बोलना। क्या बोलना है? उसरा निकास सनी। उधर बोलना है पकानिको का दुओदशम। 52 से शुरू करना है, 61 पे खत्म करना है। यहाँ उसरा निकास सनी 63 से शुरू करना है, 70 पे खत्म करना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुटकियों में एकदम खत्म। ठीक, अब एक एक करके आओ इसकी बारीकी को समझते हैं। 63 में जो महत्वपूर्ण है इसमें वो देखेंगे। 63 में देखो उपराष्ट्रपति की बात की गई है, और ये उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से उठाया है हमने। अब आर्टिकल 66 में क्या है? अब आर्टिकल 66 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी सेम उसी प्रोसेस से होता है, जो प्रक्रिया है वो वही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी जो हस्तांतरित मत होता है, यहाँ गुप्त मतदान। बताया था ना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट होता है, जो प्रक्रिया होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात है? तो यह तो सेम ही है दोनों में, लेकिन इसमें जो योग्यताएं होती हैं वह भी देखिए। नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष जो है इससे उम्र, मिनिमम जो एज है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन यहां बात की गई है कि राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। क्लियरली यहां से समझना, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो योग्यताएं लगभग सेम है, बस यहां अंतर है जो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? यहाँ राष्ट्रपति हमने कर लिया है ना, उपराष्ट्रपति बहुत आसान हो जाता है। कैसे? वहां हमने देखा था केवल निर्वाचित रहते हैं, और क्यों निर्वाचित रहते हैं, मनोनीत क्यों नहीं रहते हैं, ये भी पता है हमें। तो फिर उपराष्ट्रपति में आते हैं। यहां मनोनीत ना रखने का कोई मकसद नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, इसीलिए इसके निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य रहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य रहेंगे। यहां पर विधानसभा या विधान परिषद
कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसके चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, और मनोनीत और निर्वाचित दोनों। वहां पर आपके सारे के सारे निर्वाचित, चाहे वह लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हो, सारे के सारे निर्वाचित, और वहीं विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। वहां विधान परिषद क्यों नहीं होता है, तो यह भी समझो कारण होता है भाई विधान परिषद न होने का, क्योंकि विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है। अब केवल अगर 7 राज्यों के सदस्य भाग लेंगे तो और राज्यों के साथ ये भेदभाव होगा कि नहीं होगा, इसीलिए विधान परिषद को वहां शामिल ही नहीं किया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई वही नहीं है, बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर को शामिल ही नहीं किया गया है, केवल सेंट्रल लेजिस्लेचर को ही शामिल किया गया है, वो भी संसद के निर्वाचित, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स यहाँ शामिल होते हैं। और यहाँ जो शपथ होती है, क्लियरली समझना, राष्ट्रपति से तुलना करते हुए चलो बहुत आसानी से याद होगा। राष्ट्रपति जो शपथ ले रहा था किसके समक्ष ले रहा था, सीजेआई के समक्ष ले रहा था। यहीं उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा वो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, किसके समक्ष, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष लेगा। ध्यान से समझना, यहाँ गलती कराएगा, क्योंकि आर्टिकल 69 में स्पेशली यहाँ पर देखो वर्णन किया गया है कि ओथ जो लेगा उपराष्ट्रपति लेगा आर्टिकल 69 के तहत, लेकिन किसके समक्ष लेगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा। और पद अवधि को लेकर के क्या बोला गया है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा। अब ये जो सारा तरीका है ना, कार्यकाल किसमें है, शपथ किसमें है, तो उसरा निकास सनी, बस ये तरीका याद रखना। कोई भी आर्टिकल किससे संबंधित है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर बारीकी क्या है, बारीकी ये है कि शपथ तो है, प्रावधान हमने देख लिया 69 में शपथ है, लेकिन शपथ, अगला प्रश्न बनेगा कि शपथ किसके समक्ष लेगा, तो राष्ट्रपति के समक्ष यह शपथ लेता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है ये त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं जब अपना पद छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज प्रेसिडेंट वाले में छूट गई थी कि प्रेसिडेंट जब वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है, लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करता है कि भैया प्रेसिडेंट महोदय जो है वो त्यागपत्र दे रहे हैं, तो इसकी सूचना कम से कम आपको होनी चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ये किसको त्यागपत्र दे रहा है, ये तो राष्ट्रपति महोदय को ही त्यागपत्र दे रहा है। अब बात आगे बढ़ती है, महाभियोग पर आती है। तो क्या यहाँ पर महाभियोग जैसी सिचुएशन है क्या राष्ट्रपति जैसी, तो बताओगे नहीं है, यहाँ इंपीचमेंट का प्रावधान नहीं है। इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। यहाँ फिर क्या है, यहाँ इसको हटाने का प्रोसेस क्या है, हटाने का प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे वहां पर हमने देखा कि दोनों सदनों में किसी में भी शुरू किया जा सकता है, यहाँ दोनों सदनों में नहीं, यहाँ जो शुरुआत होती है इसको हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में यह प्रस्ताव आता है, चूंकि यह राज्यसभा का ही पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में जब यह प्रस्ताव लाया जाता है, फिर यह जो पारित किया जाता है, यह पारित होता है आपका तत्कालिक जो सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर टोटल मेंबर का, जैसे वहां पर क्या होता है, कुल जो मेंबर होते हैं उसका 2/3 होना चाहिए। बहुत जटिल प्रावधान था, इसीलिए वो महाभियोग बोला जाता है। यहाँ इतना जटिल नहीं रखा गया है। यहाँ कैसे रखा गया है, राज्यसभा में मान लीजिए 245 हैं और तत्कालिक सदस्य बोला गया। तत्कालिक का मतलब है 20 एग्जाम्पल के तौर पर वैकेंट पड़ी हुई सीट हैं, तो बची कितनी, 230 सीटें बचती हैं। 230 सीटों का बहुमत 50% प्लस 1, ठीक है, 230 सीटों का बहुमत मतलब 50% प्लस 1। अगर इतने लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के विरुद्ध कोई अगर प्रपोजल आया है वो अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखो कितना आसान रखा गया है इसको। तत्कालिक सदस्यों का बहुमत है ना, ये बहुमत चाहिए होता है। इसके बाद वह चला जाएगा अगले सदन में, लोकसभा में, और लोकसभा में साधारण बहुमत से ही। साधारण बहुमत मतलब होता है टोटल का 50% प्लस 1, यानी कि यह साधारण बहुमत से ही यहाँ पर पारित मान लिया जाता है। क्लियर, समझ में आया, और यह फिर पद मुक्त हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो अब हमने उपराष्ट्रपति को हटा दिया है, वैसे ही हमने पीछे राष्ट्रपति को भी हटा दिया था। दोनों का एक प्रोसेस समझ में आ गया, उपराष्ट्रपति का कितना जटिल है और राष्ट्रपति का कितना आसान है तुलनात्मक दृष्टिकोण से उपराष्ट्रपति का, यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो इसकी कुछ शक्तियां हैं। तो एक तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, इसको भी समझ लिया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती जो आपके राष्ट्रपति रहे हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनता है, इसको देख लेते हैं। जैसे पहले जो राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद हुए, ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद पहले हुए, साथ ही ये 2 बार आपके राष्ट्रपति बनते हैं। जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरे राष्ट्रपति कौन बनते हैं, आपके राधा कृष्णन बनते हैं। और राधा कृष्णन के बारे में पता होना चाहिए, ये पहले आपके क्या होते हैं,
ये पहले ही आपके उपराष्ट्रपति भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, जो आपके आगे चल करके दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। राधा कृष्णन के बारे में यह जानकारी होनी चाहिए, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, भारत की संस्कृति पे एक मजबूत पकड़ रखते थे, और ये दार्शनिक बहुत बड़े थे। इंडियन फिलॉसफी की समझ बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनको दार्शनिक राजा भी बोला जाता था, ठीक है, फिलॉसफी किंग भी बोला जाता था। और इसीलिए राधा कृष्णन को लेकर के हम क्या मनाते हैं भाई, शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे थे, और हम इनको ट्रिब्यूट देते हुए 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। पता होगा आप सभी को। तो शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, और राधा कृष्णन साहब को ट्रिब्यूट देते हुए इनकी जयंती पर ही हम मनाते हैं क्या, शिक्षक दिवस। और दूसरे हमारे राष्ट्रपति हुए और पहले उपराष्ट्रपति हुए, ठीक, इतनी जानकारी होनी चाहिए। तीसरे आपके बनते हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन साहब तीसरे आपके राष्ट्रपति बनते हैं, और जो दूसरे आपके क्या होते हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर। तो राधा कृष्णन जब हटते हैं तो फिर जाकिर हुसैन जो है आपके राष्ट्रपति बनते हैं, जो दूसरे आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान से समझते चलना। जाकिर हुसैन की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, 2 ही साल तक ये रहते हैं राष्ट्रपति, और इनकी मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन के बारे में एक रोचक बड़ा किस्सा है, प्रसंग है, सुन लो, है ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि हुआ क्या। जब ये जामिया इस्लामिया में थे तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों से बोला कि भाई आप लोग क्या है, कपड़े वगैरह, शूज वगैरह बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करके आया करो, ऐसे ही चले आते हो। तो अब हुआ क्या, बच्चों ने फिर लाइटली लिया, बहुत लाइटली मूड में इस बात को लिया, तो ये खुद ही बैठ गए गेट पर, और खुद बैठकर पॉलिश लेकर के सभी बच्चों के जूते पॉलिश करने लगे, है ना। तो इससे बच्चे थोड़ा सा लज्जित हुए, और आगे फिर माफी भी मांगी, और माफी मांगकर अगले दिन से सही से आने लगे। तो ये एक तरीका भी होता है। देखो, कोई भी बात बोली जाती है, अब प्रशासनिक जो आपके अंदर प्रशासनिक गुण भी ऐसा होना चाहिए, किसी बात को अगर कोई आदेश आप जारी करते हो और उसके बाद अगर उसका पालन नहीं होता, तो एक ये तरीका भी हो सकता है उसको कैसे मनवाया जाए लोगों से, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, जाकिर हुसैन हो गए तीसरे आपके राष्ट्रपति। चौथे राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। तो जाकिर हुसैन और वीवी गिरी का किस्सा हमने देखा था कि जाकिर हुसैन की जब डेथ हो जाती है तो कुछ समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी रहते हैं, फिर यह भी जब इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये दोनों पद खाली हो जाते हैं, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के एक रूल बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, और ये फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक, क्लियर है। और तीसरे ही उपराष्ट्रपति रहते हैं आपके वीवी गिरी। तो 3 आपके उपराष्ट्रपति तैयार हो गए यहां से, राधा कृष्णन और आपके जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, और 4 आपके जो उपराष्ट्रपति हैं। क्रमानुसार देखोगे तो 2 बार लगातार देखो आपके राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, तीसरी बार देखोगे तो आपके राधा कृष्णन, चौथी बार आपके जाकिर हुसैन, और 5वीं बार वीवी गिरी बनते हैं। क्रमानुसार तो ये है, और व्यक्ति के स्तर पर चौथे व्यक्ति रहते हैं वीवी गिरी। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर जितने संभावित प्रश्न हो सकते हैं सब हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत हम देखने वाले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उसका प्रमुख भाग है, और वास्तविक प्रमुख हम समझें तो आर्टिकल 74 से हमने ये देख लिया है कि वास्तविक प्रमुख आपका प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति करता है वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इनकी सलाह पर ही करता है, और राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है, लेकिन आगे जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये हमने समझ लिया है। फिर आर्टिकल 78 को समझो। 78 में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो संबंध रहेंगे, या ऐसा समझो कि प्राइम मिनिस्टर के दायित्वों के बारे में बताया गया है। दायित्व ये रहेंगे कि जैसे कोई भी कार्यकलाप संघ से संबंधित है, जो प्रशासन या विधान से, विधान या विधि या प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई मामला है, और राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपति किससे, प्राइम मिनिस्टर से कहता है, जानकारी मांगता है कि हमें भाई जानकारी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर का यह दायित्व तो है कि प्रेसिडेंट को जानकारी देगा। क्लियर। और राष्ट्रपति अगर कोई मंत्री के किसी फैसले या मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है, जैसे कोई भी मंत्री का फैसला है उसको मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहता है, तो यह भी प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य रहेगा कि राष्ट्रपति की बात माने। इस तरीके की व्याख्या आपकी आर्टिकल 78 के अंतर्गत की गई है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर के दायित्व बताए गए हैं, वो भी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के आप संबंधों को भी यहाँ से समझ सकते हैं। फिर जितने भी आप आगे कार्य देखोगे, कोई भी कमीशन है उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, या लोकसभा का विघटन है, या सत्र का आहूत, सत्रावसान, ये सारे काम जो हमने देखे थे, जो हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत पढ़े थे, ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर कहां से आती है, प्राइम मिनिस्टर से आती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आती है। ठीक है, तो यही सारी बातें दी गई हैं कि जो भी ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं या राष्ट्रपति के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह काम करती है, और ये सलाह जो होती है बाध्यकारी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा मुख्य रूप से आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, इसको हम बढ़िया से कर चुके हैं। आर्टिकल 75 में अब यहां समझो, जो निर्वाचित होकर के सदस्य आते हैं
उन निर्वाचित सदस्यों में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग शामिल होंगे, यानी कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे। तो इस मंत्री की कोई एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। वो मैक्सिमम लिमिट आपकी तय की गई 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यहां बताया जाता है कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 15% होनी चाहिए। कहने का मतलब है 15% से ज्यादा आपके जो मंत्री हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री हैं ये नहीं हो सकते हैं। यहीं से एक टर्म निकल कर आता है कैबिनेट का। देखो यार, कैबिनेट की चर्चा सीधे सीधे कहीं किसी आर्टिकल में नहीं दिखती है, लेकिन जो मंत्री होते हैं यही उसका कैबिनेट होता है। सरकार का अगर कैबिनेट बोला जाए तो जो प्रमुख मंत्री होते हैं वही सारे आते हैं कैबिनेट के भीतर। अब कैबिनेट की चर्चा क्या संविधान में है कहीं पर? तो यह प्रश्न बनाया गया है आर्टिकल 352। आपका आर्टिकल जो 352 है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, यहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? कैबिनेट शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है, जहां पर बोला गया है कि मंत्रिमंडल के द्वारा मंत्रिमंडल को लिखित में यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, यहां समझना है जो राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाया जाता है। अब कैबिनेट की बात यहां पर की गई है, तो कैबिनेट की चर्चा अगर पूछे किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 352 में है। और अगर मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो कुल जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं नियुक्त कर सकते हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, नियुक्ति कैसे होती है यह समझ लिया, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है यह समझ ली। आर्टिकल 77 हमने देखा था कि आर्टिकल 77 जो सारी कार्रवाइयां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, यानी कि जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं सरकार की, भारत सरकार की, वहां आप देखोगे वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं। यहां से भी बात निकल कर आती है, केवल नाम मात्र का ही राष्ट्रपति को प्रमुख बनाया गया है कार्यपालिका का, क्योंकि वो कार्रवाइयां कर कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। और लेकिन हो किसके नाम से रही है? राष्ट्रपति के नाम से हो रही है, तो नाम मात्र का प्रमुख है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद के दायित्व तो वही बताए गए हैं कि सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ये तो हम देख चुके हैं। जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैसे दिखाई देता है? प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, देखो मंत्रियों में भी प्रधान होता है, मंत्रियों में प्रधान होता है, इसीलिए वो कहलाया है प्रधानमंत्री। इसके बाद फिर उप प्रधानमंत्री, ये हालांकि मान्यता है, कोई संवैधानिक पद नहीं है ये। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद के लिए राज्य मंत्री या उप मंत्री, और फिर नीचे आते हैं संसदीय सचिव। ये पूरी की पूरी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संरचना होती है। क्लियर? और इसी में एक कैबिनेट, किचन कैबिनेट एक टर्म है, ये काफी चर्चा में रहता है ना, ये पॉपुलर टर्म रहता है। किचन कैबिनेट जो खास मंत्री होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत खास मंत्री होते हैं, जो किचन तक आ जाते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के, ये शब्द जो गढ़ा गया है ऐसे ही गढ़ा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की जो किचन तक घुस जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खास होंगे, तो 15-20 बहुत खास मिनिस्टर्स को मिला करके प्राइम मिनिस्टर के जो प्रमुख होते हैं वो किचन कैबिनेट का निर्माण होता है। कैबिनेट से भी एक छोटी होती है किचन कैबिनेट, ये पॉपुलर टर्म होता है, अक्सर इसकी चर्चा देखने को मिलती है। तो वो किचन कैबिनेट में बहुत सीमित मात्रा में मंत्री रहते हैं जो बहुत ज्यादा खास खास होते हैं एकदम। ठीक है, तो वो किचन कैबिनेट का वहां से कॉन्सेप्ट आता है निकल के। अब हमने इसमें पूरा एग्जीक्यूटिव कर लिया है ना, जो भी 1-1.5 घंटे का यह वीडियो बना है, इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट कर ली, संघ की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अटॉर्नी जनरल थोड़ा सा रह गया, तो अटॉर्नी जनरल को इन ब्रीफ समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें समझने वाला है नहीं। क्या जानना है? एक तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, देखो जैसे संघ के स्तर पर अटॉर्नी जनरल होता है ना, आर्टिकल 76 देखो छूट भी गया है और इसकी चर्चा हुई नहीं कहीं पर, तो 76 इसीलिए छूटा है क्योंकि वहां पर अटॉर्नी जनरल की बात की गई है ना, जो महान्यायवादी है। वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है। क्लियर? हम यहां देखेंगे महान्यायवादी। अब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति तो हमने देखी ली थी, किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति होती है और प्रेसिडेंट के ही प्रसाद पर्यंत काम करता है ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई मान लीजिए वकील है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है या जज है, उसके बनने की योग्यता रखता है, तभी वो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज है शायद, देख लेना एक बार, उसकी योग्यता, उसके अगर योग्य होता है तो वो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। और अटॉर्नी जनरल प्रसाद पर्यंत काम करता है। यहां प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? प्रसाद पर्यंत का यह मतलब होता है कि जब चाहेगा प्रेसिडेंट तब हटा देगा आपको उस पद से, यही होता है मतलब प्रसाद पर्यंत का। तो महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। पहली चीज तो यह पूछी जाती है, आर्टिकल 76 याद रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेगा, अपॉइंटेड भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। फिर एक चीज याद रखनी है अटॉर्नी जनरल के बारे में, पहले अटॉर्नी जनरल कौन हुए? शीतल वार्ड। ठीक है, ऐसे शीतल वार्ड जो हुए ये पहले आपके महान्यायवादी हुए। और इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि सरकार का अगर कोई भी पक्ष रखना होता है, सरकार का पक्ष अगर कोर्ट में रखना होता है तो कौन रखता है? यही अटॉर्नी जनरल महोदय रखते हैं। और इन्हें लोकसभा, राज्यसभा, याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो होता है।
सुनवाई सुनने का अधिकार तो होता है जो भी कार्रवाई हो रही होती है, लेकिन वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट देने का अधिकार कैसे दे दिया जाएगा, है ना? आप सदस्य तो हो नहीं उसके, केवल आप सरकार का पक्ष रख सको, इसलिए पूरी की पूरी सुनवाई आप बैठकर वहां पर सुन सकते हो, ठीक है, जो भी कार्रवाई है। तो इसीलिए ये सरकार का जब पक्ष रखते हैं, पक्ष रखने का अधिकार किसके पास होता है? अटॉर्नी जनरल को ही भेजा जाता है, गवर्नमेंट कोई भी अपना पक्ष रखना चाहती है। फिर बात करते हैं कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन हुए, तो ऐसे सीतलवाड़ जो है आपके पहले अटॉर्नी जनरल हुए, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करना है, इसका उदाहरण समझो सीतलवाड़ से। पहले अटॉर्नी जनरल थे और सबसे लंबे समय तक, लगभग 12 वर्षों तक ये अटॉर्नी जनरल के रूप में अपने पद पर रहते हैं, चूंकि 12 वर्षों तक इनको इनके पद से हटाया नहीं जाता है। जब आके राष्ट्रपति के द्वारा जब दूसरा नियुक्त किया जाएगा, तो इन्हें जब हटाया जाएगा ना, तब जाकर के ये हटते अपने पद से। तो सर्वाधिक लंबे समय तक पहले ही अटॉर्नी जनरल रहे सीतलवाड़, और इसके उदाहरण से हमने प्रसाद पर्यंत टर्म को भी समझ लिया कि कैसे कोई व्यक्ति प्रसाद पर्यंत रहता है, कार्य करता है, ठीक है। अब यह हो गए पहले। अब आता है वर्तमान, पूछता है कि आपके जो वर्तमान है अटॉर्नी जनरल वो कौन है। तो वर्तमान जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमन है, याद रखना। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमन। और जो आपके पहले अटॉर्नी जनरल कौन हुए? एस सीतलवाड़ हुए। क्लियर? तो अटॉर्नी जनरल यहीं से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर हो जाएगा, क्वेश्चन अगर बनेगा आपसे आर्टिकल्स वगैरह को लेकर बन जाएगा, किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं ये प्रश्न बनेगा, पहला कौन था, और पहले के साथ साथ जो वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल है ये कौन है। बस, इससे बाहर और ज्यादा नहीं पूछेगा इससे टॉपिक से। आगे हम संसद वाला टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे, पार्लियामेंट शुरू करेंगे कल वाले में, बढ़िया से पढ़ लेना उसको। आज पहले इसको अच्छे से डिस्कशन को सुनना, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यहाँ पर वो करो, और अगर आपके पास कोई सोर्सेस हैं तो उस सोर्सेस के बेस पर आप क्वेश्चन लगाकर देखो और बताओ कि भाई जो एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन है इससे क्वेश्चंस अब हो रहे हैं सॉल्व कि नहीं हो रहे हैं, है ना। जब अगर सॉल्व हो रहे हैं, अगर गलतियां आप नहीं कर रहे हो, तभी तो मजा आएगा ना यहाँ पर वीडियो करने का। नहीं तो फिर अगर अभी भी गलतियां वही हो रही हैं जो लेक्चर देखने के पहले हो रही थी, तो इससे बेहतर था आप पढ़ते ही रहते। तो यहाँ वो लेक्चर देखने के बाद गलतियां आपसे नहीं हो रही हैं, तब तो फिर फायदा है। और अगर फायदा होता है तो फिर कमेंट वमेंट किया करो, थोड़ा मजा आता है, ठीक है। कमेंट जब आप करते हो तो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है, और आपके कमेंट के बाद फिर और एनर्जी लगाई जाती है, आगे और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक बात और, जैसे अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में डाला करो और पूछा करो कि भाई ये चीज जो है हमें समझ में नहीं आई है, इस चीज को और अगला जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में वो कमेंट देख करके उस चीज को कोशिश की जाएगी कि एलिबरेट कर दिया जाए, पहले आसान भाषा में उसको, पहले कम समय में, शुरुआती समय में उसको समझा दिया जाए। और कुछ अगर ढंग से नहीं समझ में आ रहा है, जो भी हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं पर खुल के एकदम, जहां भी आपको दिक्कत लग रही है खुल के कमेंट एकदम करो, उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं हमारे ऊपर पड़ेगा। उससे क्या है, हम आगे इंप्रूव करेंगे। हम बेसिकली इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं यार। हम अगर अभी बैठ जाएंगे उसको लेकर के, और हम इंप्रूवमेंट अपने साथ साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा तो हमारा इंप्रूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या है, अपनी गलतियां पता चलेंगी। तो इसको लेकर के बिल्कुल नहीं रहना है कि कोई निगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट को लेकर के कोई बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा हम लोगों को, तो ऐसा नहीं है। हम लोग उसको एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह देखेंगे उसको, कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, और उसको हम क्या करेंगे, आगे सुधार करेंगे, ठीक है। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।